एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और मेरा दिल बहुत उदास है, उसकी वजह यह है कि दूसरी मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि किसको प्रेडिक्ट करूं, किसको ना करूं, अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, समझ से बाहर है। इससे पहले मैंने कहा कि नहीं, इंडिया 20-30 रन से मैच जीतेगा बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन इंडिया 50 रन से जीत गया। एक फाख्ता हमारे साथ बैठी होती है, उनकी बात सच हो गई। अब मैंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ जीतेगा, वेस्ट इंडीज़ जान बदोबदी हार गया। मतलब शाह फतेह अली खान साहब की याद आ गई है इस बात के ऊपर। लेकिन खैर अब क्या करें, अफसोस के साथ ये बारिश ने इस टूर्नामेंट में बहुत काम खराब किया है। क्या कहेंगे उमर? कहाँ से स्टार्ट करें? काफ़ी चीज़ें हैं कहने को एक्चुअली। दरअसल स्टार्ट मैं करूँगा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से। 1815 की बात है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो है ना वाटरलू के मैदान में जो है नेपोलियन को शिकस्त दी। और उसके बाद जब वो एल्डर हो गए, मतलब बुजुर्ग हो गए, उसके बाद उनसे पूछा गया उस वार के बारे में जो उन्होंने जीती थी। उन्होंने क्रिकेट को यहाँ पे रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ने जो है ना उनको उस एटीट्यूड की मदद की है कि एग्रेसिवनेस वगैरह और कमी पेशी हो सकती है, क्योंकि इस पे ज़रा मैं हूबहू वर्ड्स नहीं बता रहा आपको। तो कहने की बात है क्रिकेट की सिग्निफिकेंस आप चेक करें, और एटीट्यूड स्पेशली T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये हमने देखा अफगानिस्तान वाले मैच में कि किस तरह से एक स्वीट किस्म का रिवेंज लिया ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरी बात ये है USA की जहाँ तक बात है, दो होस्ट एलिमिनेट हो गए, 2 होस्ट पहली बात है। और USA की बात करें, पहले राउंड में थ्रिल्स और स्पिल्स से पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्राइम्फ उनका था, उसके बाद फिर इंग्लैंड ने कल बताया भाई ज़मीन में आओ ज़रा। और जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली वो जीते, 9.5 ओवर में जो वो हदफ अचीव किया। हाँ। और आप देखें जोस बटलर पे कंसर्न था कि वो जो है स्क्रैची फॉर्म है उनकी, लेकिन कल उन्होंने दिखाया नहीं, कैप्टन हूँ और बड़ी स्टेज पे चलूंगा। 83 रन ऑफ जस्ट 38 डिलीवरीज। और इम्पोर्टेंट बात कर लूँ, फिर मैं भूल जाऊँगा। बाकी साथ फिल सॉल्ट थे। फिल सॉल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुटकी डाली, सिर्फ नमक की चुटकी डाली, और इतनी वो काफ़ी थी नमक कि वो USA के बॉलर्स का जो BP जो हाई कर सके। तो आप ये देखें, शायद को वहाँ पे वो उसका जो बीन बना ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो लंच का ऑर्डर देने का टाइम उनका निकल रहा था, तो जल्दी में थे कि मैच खत्म करें। फिर आप आ जाए वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में, जो कि आपकी प्रेडिक्शन भी गलत उलाम साबित हुई और मेरी भी गलत उलाम साबित हुई। साउथ अफ्रीका जो है इस टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, और हार्ट बीट बेशक अपने फैंस का शायद हाई कर रहे हैं, लेकिन रिदम पकड़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में होल्ड कर रहे हैं अपने नफ्स को। और इनकी जो एक रग्बी की टीम है, स्प्रिंग बुक उसका नाम है, इस तरह करके नाम है। और वो जो है ना अभी पिछला टूर्नामेंट पिछले साल वो जीती है, इसी तरह जीती है कि क्वार्टर फाइनल वगैरह में, सेमीफाइनल में हिचकियाँ ले लेके फिर फाइनल जीती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2014 के बाद 2024 में, यानी 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वो मतलब पहुंचे हैं, नॉकआउट स्टेज में पहुंचे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के ईडन मार्कराम जो उनके करंट कैप्टन है, वो 2014 में उस वक्त अंडर-19 के कप्तान थे साउथ अफ्रीका के। वो अलहदा बात है, साउथ अफ्रीका नहीं जीती थी, लेकिन इस बार एक डिफरेंट टैक्टिक के साथ वो लीड कर रहे हैं। तो लेट्स सी। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जहाँ तक बात है, तो वो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया किस तरह से क्रश करता है इंडिया को। इंडिया ओबियसली ईजी नहीं होगे और फुल टफ टाइम देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रही हूँ, कुछ शुभ अशुभ ना निकल आए मेरे मुंह से, लेकिन बस वक्त आने दें। वो तो आज वो दिन है जब फैसला हो जाएगा। चले, हिंदी तो बस आ ही गई है साथ साथ। अच्छा खैर, अगर हम बात करें, उमर ने मुझे बोलने नहीं दिया क्योंकि उमर फिर भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से कि जिस तरह से मतलब जॉस बटलर ने कल जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया शानदार। हम देखें कि अगर यही एक हुस्न होता है क्रिकेट टीम का, एक अच्छी क्रिकेट टीम का, कि अगर एक प्लेयर फ्रंट से लीड ना कर पाए तो दूसरा प्लेयर उसको होल्ड कर ले और वो वहाँ पर अपनी पोजीशन कायम कर ले और स्कोर बनाए। क्योंकि T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें आपको बाउंड्रीज जब तक ना लगे आपको लगता नहीं है कि ये T20 है। सो खैर, हम अकेले क्यों परेशान हो, हमारे साथ एक और शख्स भी बहुत परेशान है, दुखी है, वेस्ट इंडीज़ को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। ऑल्दो जर्सी आज जो है वो साउथ अपनी ऑस्ट्रेलिया की पहन के बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारी वन एंड ओनली फाख्ता मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मेरा ठीक है। मैं बड़ा सिंक हुए हैं आप सोफों के साथ, माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा कादिर, क्या लगता है अगर कुदरत का निज़ाम थोड़ा ज़रा मतलब अभी थोड़ा ठहर के हो जाता तो वेस्ट इंडीज मैच ले जाता, बाजी ले जाता? फिर भी उनके पास चांस था साउथ अफ्रीका के पास। देखें, ऑल्दो कि उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, नीचे से टेल एंड आ गया था, लेकिन जॉनसन अच्छी बैटिंग कर रहे थे।
रबादा उनके साथ है, तो वो हो जाना था, इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं था। आप देखें 124 तो उन्होंने कर लिया, तो तकरीबन 11 स्कोर पीछे रह गया था मेरे ख्याल में। वो कोई मुश्किल नहीं था 4 ओवर्स में। अभी मेरे ख्याल में 16.1 6 बॉलों पे 5 चाहिए था। 6 बॉलों पे 5 चाहिए था, तो ये मुश्किल तो नहीं है। ये हर कोई टीम पाकिस्तान थोड़ी होती है जो रन बॉल आए और वो इसको यूटिलाइज ना कर सके अपनी अपॉर्चुनिटी को। तो खैर दुख हुआ है वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज की जो पहले टीम थी, जिस तरह बड़े बड़े बैटर्स उनके थे, उनके बॉलर्स थे, हमें वो जो है उसके छक्के नहीं भूलते, कार्लोस ब्रैथवेट के, स्टोक्स को, और बहुत वो यादगार इनिंग थी उनकी, वर्ल्ड कप की बड़ी अहम इनिंग थी उनकी। लेकिन आप देखें कि उनके बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं। क्रिस गेल ने बहुत नाम कमाया पूरी दुनिया में, पोलार्ड ने, सैमी ने, बड़ा मतलब उन्होंने, अब जो नई लॉट आ रही है वो मेरा उस तरह उनके अंदर स्पार्क हमें देखने को नहीं मिल रहा। दो कि आप देखें कि वेस्ट इंडीज में ना, हमने इधर देखा यूएसए में भी, तो गयाना के लोग बहुत ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं न्यूयॉर्क में। तो अच्छा, वो उनकी एक खास बात ये है कि वो अपने आप को इंडियन तस्वर करते हैं। अच्छा, हाँ, वो इंडियन गाने भी सुनते हैं। वाह। अच्छा, मैं हैरान था कि इनको ये समझ कैसे आती है कि ये लगाए हुए हैं इन्होंने अपने जो है ना वो शॉप्स में, तो वो इंडियन म्यूजिक सुनते हैं, इंडियन कल्चर उनके पास है, सारा कुछ देखते हैं। और क्रिकेट का इतना क्रेज है उनको कि वहां पर हर बंदा यूएसए में बैठ के अपने वेस्ट इंडीज की टीम को देख रहा था, अपने मैचेस देख रहा था। उनको एक एक प्लेयर का पता है कि किधर रहता है, मतलब इतना क्रेज है। शिवनारायण चंद्रपॉल भी उसी एंसेस्ट्री से है ना? जी, हाँ जी, उधर से ही हैं। उधर चंद्रपॉल का तो खैर वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, गेल को थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टी बॉय हैं। तो आपको पता है वेस्ट इंडीज में पार्टी जो है वो खत्म है, उनको सिर्फ म्यूजिक लगाना चाहिए, उनका जो है वो चार्ट शुरू हो जाता है। खैर ये दुख हुआ, लेकिन अच्छी चीज ये है कि साउथ अफ्रीका आगे आया है। साउथ अफ्रीका हमेशा से आगे आता रहा है और इनकी तारीख है कि सेमीफाइनल में आके जो है ना वो बस ये खत्म हो जाता है, कर जाते हैं। हाँ जी, तो इस वजह से अब उम्मीद है अगर इनका सेमीफाइनल पड़ता है तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ पड़ेगा। बिल्कुल, इनका अफगानिस्तान के साथ पड़ेगा, या अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है इंडिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पड़ेगा। अफगानिस्तान बोल दिया, मैं समझ गई हूँ, बस खत्म हो गई बात। अच्छी प्रेडिक्शन जरा यहाँ से भी आ जाए। मुझे लगता है, देखिए अभी उमर भी यही बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को हरा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो बैटिंग है, बॉलिंग है, वो अप टू दिमाग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन इंडियन जो है ना वो बेसिकली एक अपने कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्टअप है, वो उस मोराल के साथ जा रहे हैं कि उन्होंने पीछे शिकस्त देखी ही नहीं है। जब आप शिकस्त के साथ नहीं जाते, आप जीत के साथ आगे जाते हैं ना, तो फिर आप जीत के साथ ही मैदान में उतरते हैं और आगे से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बेहतरीन होता है। कादिर, मुझे ये बताएं कि अगर कल टॉस इंडिया जीतता है तो क्या फैसला करना चाहिए? मतलब आज ही मैच है मेरे ख्याल से। आई थिंक बॉलिंग करेंगे। आपको नहीं लगता कि देखिए वेस्ट इंडीज की जो पिचेस है ना, आपने मोस्टली मैचेस देखे हैं, उनमें जो टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग कर रहा है। नहीं, लेकिन हमने सुबह भी जो मैच देखा, जो सुबह वाला मैच हुआ साउथ अफ्रीका का, उसने साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया मेरे ख्याल में। और उन्होंने देखिए वो एक चीज वेदर भी आ जाती है ना, आपने उसको भी ज़हन में रखना होता है। ये साउथ अफ्रीका के बैटर्स इसीलिए आउट हुए कि उनको पता था कि रन रेट पे आ जाना है काम, और ये बारिश है, बारिश की प्रेडिक्शन भी है, सारी चीजें। कादिर साहब, आपको नहीं लगता इंडिया अगर बॉलिंग भी करता है तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग मिलती है तो वो खुशी से बैटिंग करेगा? उसकी वजह ये है कि आप देख लें अफगानिस्तान के खिलाफ सेकंड बैटिंग की है तो चेज नहीं कर पाए, और ये मेरा ख्याल है उन्होंने ब्लंडर मारा था कि डिसीजन उन्होंने लिया कि अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी पहले, जो कि कंसीडरिंग के वो प्लस पॉइंट उनका बॉलिंग रहा है, तो उनको फुल चांस नहीं। इंडिया के पास आप देखें ना, इंडिया के पास इंडिया अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग भी करता है तो उसको तब भी एडवांटेज है, अगर बाद में चेज करने जाता है तब भी एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलराउंडर भी बहुत हैं, उनके पास टॉप ऑर्डर भी अच्छा है, उनके पास मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, उनके स्पिनर, उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे इस टाइम फॉर्म में, ऊपर से टॉप ऑर्डर भी। अब चूंकि विराट परफॉर्म नहीं कर रहा जी, तो ये ही विराट कोहली अगर पाकिस्तान में होता तो इस टाइम पे वो टीम से बाहर कर दिया जाता अवाम की राय में। हमारी अवाम ऐसी है कि एक मैच में अगर कोई बंदा 100 कर देता ना तो उसको आसमान पे पहुंचा देती है, और अगले मैच में वो 0 करता है तो उसको जमीन पे उतार देती है। तो ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी आपको आनी चाहिए ना आपकी फील्ड में, जो भी आप काम कर रहे हैं आपको एक मुतवातर के साथ सपोर्ट करना चाहिए, उनको रहना चाहिए।
लेकिन अब चूंकि अलमिया ये है कि विराट कोहली वहाँ पर पैदा हुए हैं, बाबर आजम यहाँ पर पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ बाबर आजम अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क के होते ना तो लोग उनको चूम चूम के रखते। यहाँ पर ही ये अलमिया है कि अपने स्टार्स को, अपने लोगों को इज्जत नहीं मिलती और हमारे ही लोग, अनफॉर्चुनेटली हमारे ही लोग देखिए, हमेशा मैं बड़ी मुख्तलिफ जगहों पर गया हूँ और वहाँ पर हमने जितने भी पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स देखे हैं, जो बिजनेसमैन देखे हैं, वो कभी पाकिस्तानी को नौकरी पे नहीं रखते। ये बड़ा दुख वाला अलमी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। सही बात है। वो इसलिए नहीं रखते, वो कहते हैं जी ये हमें धोखा देते हैं, ये हमें डॉज करते हैं। लेकिन सरफराज धोखा नहीं देगा। नहीं, सरफराज ने धोखा नहीं दिया। सरफराज अहमद खैर अब माजी हो चुके हैं कप्तानी के हवाले से। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि देखें आप, हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ जी, हमारे अंदर जो है वो लोग ऐसे बैठे हैं कि वो ही हमारे दुश्मन हैं। आप देखें कि पाकिस्तान टीम ने जो कारकर्दगी की, सब ने तनकीद की। तनकीद होनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस पे, ये पर्सनल अटैक्स होने चाहिए कि बाबर आजम ऐसे और शाहीन ऐसे, रिजवान ऐसे। यार आप वो, लेकिन एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, जो इंडिविजुअल खेलता है, उस पर बैन करना चाहिए। चाहे वो सुपरस्टार हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हो, जरूरी है। उसके ऊपर एक दफा बैन होगा ना, एक दफा बैन होगा, उसको एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। आइंदा आने वाली 7 नस्लें जो क्रिकेट फील्ड में आएंगी ना, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करेंगी। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि हमारा जो है ना वो सुपरस्टार ये सुपरस्टार जो है ना प्लेयर पावर। अच्छा कादिर भाई, आपको याद होगा कि 2018 में जो है वो जब बॉल टैपरिंग का इशू हुआ था ऑस्ट्रेलियन साइड में, एक साल का बैन लगा था डेविड वार्नर पे और स्टीव स्मिथ पे भी और एबट पे भी। तो उस पे फिर उसके बाद जब स्टीव स्मिथ की जो कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरह वो रोए थे और एडमिट किया था, अब देखो उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था और रोए थे और एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की एक रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी कि वो ही फेल्ट गिल्टी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? यानी ये देखे ना, एग्जाम्पल सेट की उन्होंने और फिर कमबैक किया, बिला का कमबैक कर दिया उन्होंने। देखें यहाँ पर जो है ना मुशर्रफ लुकमान साहब वाली नहीं, मैं उस मैटर पे मैं नहीं गिल्टी वगैरह ना यहाँ पर फील नहीं करते हैं कोई भी। मतलब इनको शर्मिंदगी नहीं होती है माजरत के साथ। यहाँ पर सिर्फ हमें डॉलर्स चाहिए और पैसा चाहिए और रैंकिंग्स नहीं। रैंकिंग्स का जो है ना वो देखें, अब प्लेयर पावर ऐसी हो गई हुई है। रमीज राजा के दौर में प्लेयर पावर ने जन्म लिया था। उससे पहले प्लेयर पावर नहीं थी, उससे पहले बोर्ड पावर था। जो भी चेयरमैन तो हालात भी मुख्तलिफ। रमीज राजा ने प्लेयर्स को इतनी पावर दे दी थी कि प्लेयर्स जो थे वो आपे से बाहर होने लग गए। और जब प्लेयर्स आपे से बाहर हुए, उनके एजेंट्स जो है वो उनकी कंपनी जो है वो स्ट्रांग हुई। उन्होंने फिर प्लेयर पावर को हथियार बनाकर सिलेक्शन भी करवाई। उन्होंने फिर प्लेयर पावर को हथियार करवाकर बोर्ड को ब्लैकमेल भी किया। गुज़श्ता जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें क्या तमाशे हुए थे वो सब पता है हमें। कि मतलब एक पूरा महीना जो है वो बोर्ड के लोग जाते रहे, उधर जाके पूछते रहे कि भाई ये कुछ करें। श्रीलंका था आई थिंक वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो रहे थे। वो प्लेयर्स कह रहे थे कि जी हमारी गेट मनी, ये जो गेट मनी से पैसा आता है उसमें भी हिस्सा दें, जो आईसीसी से प्रॉफिट आता है उसमें भी हिस्सा दें, हमारी वजह से आप लोगों की ब्रांडिंग होती है उसमें भी पैसा दें। तो ये कौन कहते थे? आज से पहले तो नहीं प्लेयर्स ने कहा। ये प्लेयर्स को जो ये तमाम तर शऊर दिया वो उनकी एजेंसी कंपनी ने दिया, जो उनके एजेंट्स थे, उनके मैनेजर्स हैं कि भाई ये ऐसे होगा, ऐसे चाहिए, आप लोगों को पैसा चाहिए, आप लोगों को आपके नाम पे बोर्ड कमाता है, ये करता है, वो करता है, उनको उनके कान भरे गए। अब हुआ ये कि बाबर आजम और मुख्तलिफ जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने अपने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लिए। अब जो जूनियर्स प्लेयर थे ना उनको भी शामिल किया, उनको कहा जी हम आप लोगों के ही बढ़ाएंगे। कितनी बड़ी ज्यादती के ऊपर वाला जो है वो 60 लाख ले रहा हो कैटेगरी का, और वही उसी टीम का खिलाड़ी नीचे 10 लाख रुपया ले रहा हो। तो बहुत फर्क है। अभी जो है वो खैर उसको कर रहे हैं चेंज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को, और जिसने लेना होगा वो ले लेगा, जिसने नहीं लेना होगा वो ठीक है ना ले। कादिर, अगर हम देखें अभी जिस तरह से बात हो रही थी टीम में सर्जरी की, और हम देख रहे हैं कि कुछ फैसले सामने आ भी रहे हैं, जिस तरह से नए टैलेंट को आजमाने की भी बात की जा रही है,
बहुत अच्छी बात है। देखिए नया टैलेंट आना चाहिए, लेकिन पुराने खिलाड़ियों के बारे में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम उनको बिल्कुल ही एक तरफ कर दें। वो भी हमारे कौम का सरमाया है, हम उनसे बहुत सारी हमारी उम्मीदें अभी भी वाबस्ता हैं, और अगर उन पर काम किया जाए तो वो भी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। सो ये जो नया टैलेंट आजमाने तक की बात है, इसमें कितनी डेवलपमेंट है, कितने हकायक हैं, प्लीज़ जाहिर कीजिए ज़रा। देखिए इसकी गुज़श्ता रोज़ भी मीटिंग हुई है, जिसकी फुटेज और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की हैं। उसमें डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है ना, ख़ास तौर पर हाँ। उस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब सख्ती की है कि भाई ये आप लोग पहले जो है ना वो पागल बनाते रहे हैं लोगों को, मुझे नहीं बनाएगा, और ये तमाम तर चीज़ें मुझे साबित करें, बताएं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। डोमेस्टिक में आप लोग डोमेस्टिक को रोते रहते हैं, डोमेस्टिक में इतने प्लेयर्स पड़े हैं, उन प्लेयर्स का हक क्यों मारते हो? ये पूछा गया है, हर बंदे से पूछा गया इंडिविजुअली कि भाई ये जो प्लेयर्स थे, जो परफॉर्मर्स थे, ये क्यों नहीं है टीम में? जबरदस्त। सिलेक्शन कमेटी सोई भी थी। देखिए उस टाइम पे चेयरमैन ने इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को दे दिए थे। उस टाइम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हैं उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, ट्रस्ट किया ना, ट्रस्ट किया। हाँ। और उन्होंने तमाम तर इख्तियारात उनको दिए कि आप लोग फैसले करें, आप लोग क्रिकेटिंग सेंस को जानते हैं। हाँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो खुद उसमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अच्छा अब जो है ना वो अब इसमें नजर आ रहे हैं कि अब उन्होंने कहा जी कि मैंने आप लोगों के सर पे दिया था तो रिजल्ट देख लो। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, हमने होस्ट करना है, सारे इंतजामात भी मैंने देखने हैं, सारे स्टेडियम भी अपग्रेड करवाने हैं, तो आप लोग जो है वो आप लोग क्या करते आए हो पहले से? कादिर 1 मिनट होल्ड करें बिल्कुल इसी गुफ्तगू को। हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब खबर अभी जारी कर रहे हैं कादिर पीसीबी के फैसलों की जानिब से, तो मैं चाह रही थी कि आप भी इसमें शामिल हों, तो कादिर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है ना उसका हम लोग हाफिज साहब भी करते रहे, हम लोग भी अपने प्रोग्राम में करते रहे कि यार इनके साथ ज्यादती क्यों होती है। हाँ, हमेशा जो प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स बेचारे डोमेस्टिक में सारा दिन गर्मी में परफॉर्मेंस देते रहते हैं, अपना हाँ। पूरा सीज़न लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी जो मुख्तलिफ चीज़ों को फैमिलीज़ को छोड़ के आते हैं, तो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी तो नहीं आते डोमेस्टिक खेलने, ये तो अपने टूर्स पे रहते हैं, तो सिलेक्ट जो है वो दूसरे खिलाड़ी हो जाते हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जो हैं वो उसी तरह रह जाते हैं। तो मसला तो ये है कि हमारी जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है या हमारी जो डोमेस्टिक जो लेवल की क्रिकेट है, क्लब लेवल की क्रिकेट है, उधर से टैलेंट अगर आता है तो वो जाता कहाँ है? सही बात, वो तो वेस्ट हो रहा है ना, उनकी तो उम्रें गुजर रही हैं। तो फिर आप लोग कहते हैं कि इफ्तिखार जो है उनकी 35 साल है, 40 साल है उम्र, तो उम्र तो फिर इसी तरह ही आनी है कि आप लोग एक पक्का करके जो है वो उसके बाद आप जब वो पक्की उम्र में पहुंचते हैं उसके बाद आप कहते हैं ये तजर्बाकार है, तो तजर्बा ऐसा क्या करना है कि आपने साल 2 साल ही चलाना है। एग्जैक्टली ठीक है, आप लाएं यंग, आपके जो प्लेयर्स आपकी लॉट पड़ी है, आप कहते हैं जी स्पिनर्स ही नहीं है, हमने कल गिने हैं तो 7-8 स्पिनर तो हमें नजर आ गए, मतलब जिनमें साजिद खान है, जिनमें वो है नुमान है, उनमें यासर शाह है, उस्मान कादिर हैं, मेहरान मुमताज है, उसामा अमीर है, ठीक है, उसके बाद एक और 2-3 नाम थे, तो ये 8-9 तो हमारे पास हैं स्पिनर, तो बाकी स्पिनर्स भी हैं। बिल्कुल सही है हाफिज साहब। गुज़िश्ता रोज़ हम भी इस बारे में बात कर रहे थे, आप, मैं, उमर, हम मौजूद थे और हम यही बात कर रहे थे स्पिनर्स के ऊपर। आपने कहा था कि हमारे पास स्पिनर्स मौजूद हैं लेकिन उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अभी जिस तरह से कादिर ने सारी खबर बताई है, आपका क्या इसके ऊपर तज्जिया है? क्योंकि हम बहुत बात करते भी रहे हैं डोमेस्टिक के ऊपर, अब जब इस पर अमल हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या खबर है जी कादिर साहब? डोमेस्टिक का जो है ना वो गुज़श्ता रोज इजलास हुआ है, चेयरमैन हुआ है, बस मसला ये है कि इन्होंने कहा है, क्या कहा है कादिर साहब जरा बताएं। किन्होंने कहा है सर? ये जो डोमेस्टिक के इजलास में क्या खबर है? चेयरमैन साहब ने सर मीटिंग की है कल तमाम लोगों को बुलाकर, और चेयरमैन साहब ने 3 घंटे तवील इजलास लिया जी, तमाम लोगों को उनमें बुलाया गया है जिनमें मुख्तलिफ लोग थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट का इनेकाद क्यों नहीं करवाया जा रहा, करवाएं। डोमेस्टिक जो है उसकी क्वालिटी डोमेस्टिक को हर सतह पर प्रमोट किया जाए, वो क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये तो तमाम चीजें पूछना उनका हक है ना सर, जब वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। ये जो क्लब क्रिकेट है ये किसकी जिम्मेदारी है करवाना?
ये तो देखें, ये तो उनकी है ना रीजन्स वगैरह की, जो आगे उनकी रीजन्स का कोई बंदा शामिल था इस इजलास में? नहीं सर, रीजन का कोई बंदा नहीं था शामिल। तो ये फिर क्या मीटिंग है? जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, क्लब क्रिकेट से शुरू होती है आपकी निचली सतह की क्रिकेट, और उस मीटिंग में रीजन का कोई नुमाइंदा ही नहीं है, और आप क्वालिटी क्रिकेट सर वो आपके जो अपना जो पहले कमिश्नर रह चुके हैं वो शामिल थे ना सर इस मीटिंग में। वो किसी रीजन के सदर हैं सर? वो इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तो देखते हैं ना, उनके आगे वो आगे पास ऑन तो कर सकते हैं ना इसको। ख्वाजा साहब, इस वक्त क्या उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनके पास कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल है जी, वो डोमेस्टिक के इंचार्ज हैं, वो हेड हैं, जुनेद ज़िया के साथ वो देखते हैं। अब उनका मुझे इस टाइम पे नाम याद नहीं आ रहा, जो कमिश्नर भी रह चुके हैं पहले। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल साहब थे, वो उसके बाद वो खुरम न्याजी हैं। खुरम न्याजी। बात यह है कि क्लब क्रिकेट कराना किसकी जिम्मेदारी है? आपने फरमाया रीजन्स की जिम्मेदारी है। हाँ जी, तो रीजन्स का तो कोई वहाँ पे सदर शामिल ही नहीं था। नहीं, रीजन्स का सदर शामिल ना हो, लेकिन पास ऑन तो हो सकता है ना हाफिज साहब। ख्वाजा साहब, हाफिज साहब ये बोर्ड की अंदरूनी मीटिंग थी, उसमें आगे से लीक्स भी हो सकती थी चीजें, उन्होंने कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी थी। क्लब क्रिकेट की जो मीटिंग है ना, वो रीजन्स के नुमाइंदों के बगैर हो ही नहीं सकती ख्वाजा साहब। सर नहीं हो सकती, लेकिन आप देखें कि जो डोमेस्टिक की जो चीजें थी, जो चीजें रिवैम्प करने वाली थी, वो आगे डिस्कस करनी थी ना उन्होंने। जरूर करें ना। अब अगर मैं और आप बैठ के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करना शुरू कर दें तो फिर तो चल गया मुल्क। लेकिन देखिए, करने का काम है ख्वाजा साहब, उसको करना चाहिए। आपने कभी मानना ही नहीं है। क्रिकेट जो है वो रीजन से करानी है, एसोसिएशन करवाती हैं, और एसोसिएशन का कोई बंदा ही ना हो। और आप कहें जी कि ये वो जो साहब आए हैं, सरकारी अफसर हैं, उन्होंने पता नहीं कब तक यहाँ रहना है, कब तक नहीं रहना है, वो चले जाएंगे। उनकी अपनी एक सोच है, जो तबाही उन्होंने 3 साल पहले फेरी थी, तो अब आप उनके कंधे पे छोड़ दें सारी की सारी क्रिकेट, और आप कहेंगे ये चलाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से चला लेंगे। ख्वाजा साहब, सामने जहर का प्याला बड़ा हो ना, तो बंदा जानते पूछते उसको नहीं पी सकता। आवाज साहब, लेकिन आप देखें, अगर चीजें बेहतर हो रही हैं तो हम उनमें कीड़े क्यों निकालें हर टाइम? ख्वाजा साहब, कीड़े होंगे आपकी झोली में जो आपको नजर आ रहे हैं। आवाज साहब, आज आपने सुबह सुबह क्या खा लिया, मुझे ये बताएं। ख्वाजा साहब, मैंने सुबह मुझे लगता है मोटू भाई को बुलाना पड़ना है, लेकिन मैं आपको बुलाना बड़ी बैशिंग होती है मेरी, बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो पी लें। क्या कह रहे हैं? सच का शरबत पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पी लें। नहीं सर, जितनी गर्मी है ना, मुझे सच का ठंडा शरबत पिया हुआ है मैंने पहले ऑलरेडी। इसलिए मजा एक तरफ, लेकिन जो देखें, जहाँ भी कोई इस्लाह का पहलू हो वो जरूर होना चाहिए। अच्छा, डोमेस्टिक के जो कोचेज है ना, उनके ऊपर मास्टर कोच भी तैनात किया जा रहा है, पता है आपको? हाफिज साहब, ये तो खुशाइन बात है, ये अच्छी चीज है ना सर, हेडमास्टर होना चाहिए ना एक। बिल्कुल होना चाहिए। हाफिज साहब तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि नो कमेंट। नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छे लोगों की तैनाती होनी चाहिए, सही बात है, अच्छा काम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो तरीकाकार है उसके तहत होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी क्रिकेट जब आप बात करते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द क्वालिटी क्रिकेट। क्वालिटी क्रिकेट कहना ये तो बड़ा आसान है, मतलब आप उसको बयान करें, लोगों को बताएं कि आपके ख्याल में क्वालिटी क्रिकेट है क्या। आपने ये इजलास तो कर लिया क्वालिटी क्रिकेट, क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के मुताबिक। हो सकता है कि एक शख्स पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक सर्किट में 3 साल तक एक सूबे की 2 टीमों में से एक टीम की बागदौड़ संभाले हो, इंतजामी उमूर संभाले हो, और उनसे वो ना चली हो, और वो शख्स पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाने के फैसले कर रहे हो, तो उनकी इस फॉर्मूले के ऊपर या इस सोच के ऊपर कि क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट, ख्वाजा साहब तो हो सकता है यकीन कर लें, हो सकता है मैं ना करूं। हाँ, तो इसलिए आपको वजाहत करनी चाहिए कि आपके ख्याल में क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि इस वक्त जो हो रही है क्रिकेट, उसमें किस चीज की कमी है। क्या ये क्वालिटी क्रिकेट नहीं है, या इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर ये क्वालिटी जो है
ये ठीक नहीं है, ये मायार ठीक नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? जो इस वक्त लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ये सारा निजाम मॉनिटर किया एक साल में या 6 महीनों में, क्या इन्होंने उसको इंश्योर किया उन चीजों को? किन चीजों की कमी है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ना, जिसका आप मायार बुलंद करने की बात कर रहे हैं? क्लब क्रिकेट तो करवाना है, मतलब आप हर चीज को जब सेंट्रलाइज करते हैं, इख्तियारात का जो ताकत और इख्तियार सारा अपने के पास रखते हैं पूरे पाकिस्तान का, तो फिर वो 16 रीजन्स जो हैं उनको बंद कर दें और आप करा लें क्वालिटी क्रिकेट, जो आपने किया था इससे पहले 2018 में एहसान मानी साहब के दौर में, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान के, वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो वो लोगों ने वो तमाशा देखा हुआ है ना। तो अभी भी आप वही कर रहे हैं ना कि आप क्लब क्रिकेट की और डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इनपुट लेना चाहिए था आपके डिपार्टमेंट से, उसके साथ रीजन्स और डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीटिंग करते ना, उनके साथ भी ये लोग साथ बैठे होते, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताते, अपने खदशात बताते, अपने मसाइल बताते। ये जो अफसरशाही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इनके जो कारनामे, फिर तो आपको पता चलता कि बात आगे बढ़ रही है। लेकिन ये चार अपने जो मसाहिब हैं उनको बिठा लिया और कह दिया जी क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, तो बस ठीक है, फिर जब होगी फिर देखी जाएगी। ख्वाजा साहब कोई और खबर देंगे, उसके ऊपर फिर बात कर लेंगे। हाफिज साहब, ख्वाजा साहब ने एक और बात भी जाहिर की है कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी बहुत सारे एतराज़ात चेयरमैन साहब ने नोटिस किए हैं कि उन्होंने ट्रस्ट उन पर किया कि वो अच्छी सिलेक्शन करें, अच्छी टीम सिलेक्ट करें, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन में कुछ ख़ास फैसले नहीं किए हैं। तो चेयरमैन साहब की इसके ऊपर भी सख्त फैसले लेने का इम्कान है, क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि पूरी खबर बताएं तो फिर उसके ऊपर कमेंट किया जाए। और जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक है कि उन्होंने इख्तियार दिया उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को कि वो दुरुस्त फैसले करें और ठीक फैसले करें, तो चेयरमैन साहब का अपना बयान ये था कि इस टीम की हार जो है वो मेरी है, जीत इनकी है। तो अब उनके इस बयान पर यकीन किया जाए या जो अभी ख्वाजा साहब ये बता रहे हैं कि वो नाराज हैं सिलेक्शन कमेटी से, इस बयान पर यकीन किया जाए? नहीं, वो हार तो अपनी तस्लीम कर रहे हैं ना, इसीलिए तो फैसले कर रहे हैं अब कि टीम को आराम से रेस्ट दिया जाए कुछ हमें तो फिर जिन लोगों के ऊपर उन्होंने इत्माद किया था, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने उस वक्त यकीन रखा, और फिर बाद में जब टीम के ऐलान का वक्त आया और उन्होंने उस वक्त उसको रोका और चंद घंटे टीम ताखीर का शिकार हुई, मतलब ये एक तवील बहस है। जो लोग ये सुन रहे हैं इस वक्त हमारी गुफ्तगू, यकीनी तौर पर उन तक ये पैगाम पहुंच गया है कि वो जो अगर आधी चीज लोगों को बताते हैं या 25% बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को 25% ही पता हो सकता है कुछ लोगों को 25% से ज्यादा भी इल्म हो, 70% भी इल्म हो। इसलिए ये कहना आसान है कि चेयरमैन साहब जो हैं कि वो कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी से नाराज हैं या उससे नाराज हैं। वो एक तवील फहरिस्त है जिससे वो नाराज हैं, और वो फहरिस्त जो है वो चेयरमैन साहब के पास है, ठीक है, कि वो किस किस से नाराज हैं, तो उनके पास ही रहनी चाहिए, यहाँ पे मीडिया में नहीं आनी चाहिए, वरना मामला जो है वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। मुझे तो लग रहा है आपके पास भी है फहरिस्त थोड़ी बहुत। नहीं, मेरे पास फहरिस्त तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अंदाजा तो हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हाफिज साहब, कल हम लोग सवाल एक सर्कुलेट कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप हमें ज्वाइन करें, लेकिन शायद किसी मसरूफियत की वजह से आप हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। बासित अली साहब से सवाल पूछा गया कि इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कप्तानी किसने की है, कामरान अकमल साहब से भी, शाहिद साहब से भी। तो बासित साहब ने उसका जवाब दिया कि मेरे मुताबिक कप्तानी रोहित शर्मा ने भी अच्छी की है। उन्होंने पहले जाहिर किया कि मुश्किल सवाल है, फिर उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया, फिर राशिद खान का नाम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने जॉस बटलर का खास तौर पर नाम लिया, कामरान अकमल ने राशिद खान का नाम लिया, शाहिद साहब ने इसमें मेरे ख्याल से मार्करम का नाम लिया था। तो यही सवाल मैंने कादिर साहब से भी किया था, आपसे भी करना चाहूँगी कि आपके मुताबिक कप्तानी इस टूर्नामेंट में बेहतरीन किसने की है? देखिए, बात यह है कि जब आप टीमों के रिसोर्सेज को देखते हैं, हर किसी के अपने वसाइल हैं, किसी के पास, और कौन उन वसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, कौन कितना तजुर्बाकार है कप्तानी में, कौन कब से कप्तानी कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी, अगर आप इंडिया के पास जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी, अगर आप अफगानिस्तान के पास जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी। तो ये सारे, मतलब पैट कमिंस को कौन कहेगा कि वो बुरा कप्तान है, जिसने वर्ल्ड कप जीता
एक ही साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अभी तो मिचेल मार्श कर रहे हैं ना? नहीं, वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मुझे पता है मिच मार्श कर रहे हैं कप्तानी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से गलती पड़ता है उमर, नहीं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे यार। इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो केन विलियमसन है, वो कितने टूर्नामेंट्स में अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए और उनकी पोटेंशियल थी बैसियत कप्तान, उनको स्मार्ट कप्तान कहा जाता है। बेन स्टोक्स को आप देख लें, तो ये कप्तानों के ना अपने अपने अंदाज होते हैं। एक कप्तान ऐसा भी होता है जो टेस्ट मैच में पहले दिन ही अच्छे खासे रन करता है, 2 विकेटें बाकी होती है, इनिंग्स डिक्लेयर कर देता है। दुनिया का कोई कप्तान ऐसा फैसला नहीं करेगा। तो ये हर किसी के कप्तानी के मुख्तलिफ सब बाबर आजम को आप भूल गए यार, बाबर आजम का नाम तो लेना यार। अच्छी कप्तानी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छी कप्तानी करके हैं ना, ये तो आप ऐसे कहे ना, मैं जब कहूँ तो उस वक्त आप कहते हैं आपने गली मोहल्ले के प्लेयर के साथ आपने बाबर आजम को मिला दी है। बाबर आजम का नाम तो लें आप साहब। नहीं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पहले आप उन्हें किंग भी तो बोलते हैं ना। किंग तो अभी भी हैं वो, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये तो इमरान नजीर साहब ने भी कहा। राजा साहब, ये जो वायरल के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हुई है ना, ये इसी कामों से हुई है। वायरल या वायरस? आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए राशिद ने अच्छे अंदाज में अपने कप्तान को लीड कोई शक नहीं है। सही बात। और उसके साथ रोहित शर्मा जो हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो टेक्टिकली वो अच्छे हैं। हाँ। वो वक्त आपको फील्ड में जब होते हैं, क्योंकि असल कप्तानी तो उस वक्त होती है जब आप फील्डिंग में होते हैं, फील्ड में होते हैं, क्योंकि बॉलर्स का इस्तेमाल करना है, फील्ड प्लेस करना है, वो अच्छे अंदाज में वो करते हैं। ऑल द टाइम उनकी कोशिश होती है कि वो विकेट लेने की तरफ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा दिफाई हिकमत अमली इख्तियार नहीं करते। इमरान भाई, मार्करम की कप्तानी पे क्या कहेंगे, क्योंकि 2014 के बाद जो है साउथ अफ्रीका जो है नॉकआउट स्टेज में पहुंचा T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, और 2014 के अंडर-19 में ना उनके पास आप देखें कि उनके ऑप्शंस कितने हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, बिल्कुल फास्ट बॉलिंग में। वो कप्तान अगर एक निस्बतन बेहतर कप्तान कम वसाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, जैसे पैट कमिंस ने किए जब इंडिया खेलने के लिए आए थे वो 2023 का वर्ल्ड कप। जी। तो उनको बहुत ज्यादा रेट नहीं कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन वो जो कप्तानी थी उसने फर्क डाला, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। तो इस वक्त जब अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम को देखते हैं, आपको उसमें स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा बेहतर नजर आते हैं, उनमें फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। उनकी बैटिंग को देखे T20 क्रिकेट को देखते हुए वो किस अंदाज में करते हैं। ये एक मैच उनका अभी पीछे हुआ है, मेरे ज़हन से निकल गया फौरी तौर पर कि किसके खिलाफ था। वो खुद मार्करम वन डाउन आते हैं, लेकिन उन्होंने क्लासन को भेज दिया क्योंकि 10-11 ओवर तक उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप चली गई थी। तो कप्तान इस तरीके से फैसले करते हैं। रोहित शर्मा जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे मैच, तो वो उन्होंने एक मौके पर बिल्कुल जब वो अक्षर पटेल आए हैं तो इमाद बैटिंग कर रहे थे, तो वो गुजरते गुजरते अक्षर पटेल को कुछ कह के गए हैं। अक्षर ने अपनी लेंथ चेंज कर ली, लाइन चेंज कर ली, वो सारे के सारे डॉट बॉल हो गए उसके। तो इस किस्म की चीजें ड्यूरिंग मैच जब आप कप्तान फील्डिंग कर रहा होता है तो वो देखते हैं कि आपने स्लिप कहाँ पर रखनी है, कौन सी स्लिप जानी है, फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है, तो फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ही, और सबसे पहले ना आपके पास वसाइल क्या हैं, आपकी सोच कितनी ज्यादा पुख्ता है, कितनी ज्यादा अच्छी है, गेम अवेयरनेस आपकी कितनी है। तो ये जितनी भी टीमें हैं, राशिद खान को तो क्रेडिट मिलता है, वो 3-4 साल के बाद अपने मुल्क वापस पहुंचे और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी इस टीम को लीड किया था, 8 बॉलर्स इस्तेमाल कर लिए उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो कुछ ऑस्ट्रेलिया ने भी उस दिन खराब क्रिकेट खेली, गलत फैसले किए, लेकिन वो कोई राशिद खान ने उनको कहा तो नहीं ना करें। लेकिन हाफिज साहब, अगर हमने 2023 में देखे ना, तो 2023 वाली जो एपिसोड थी वो रिपीट हो रही थी। अगर मैक्सवेल जो है उस दिन ना चलता तो उस दिन भी ऑस्ट्रेलिया से जीत गया था, मैच ले जाता उससे, चल जाता तो मैच ले जाता उससे, चल जाता तो मैच ले जाता उससे। लेकिन देखें ना, 2023 का जो था मैच उसका अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, उसके और इसके हालात, कंडीशन देखे ना, वहाँ पे मुख्तलिफ, यहाँ पे मुख्तलिफ, फॉर्मेट मुख्तलिफ, बाद औकात लक भी आपको फेवर करती है। उस मैच में अफगानिस्तान ने अलाउ किया ग्लेन मैक्सवेल को कि हमारी पिटाई करो। वो हर वो बॉल जो उसके जोन में था, मतलब उसकी टांग खराब है, उससे चला नहीं जा रहा, तो उसको उसी जोन में बॉल किए जा रहे हैं कि उसको टांग हिलाने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो उसके स्लॉट में, उसके जोन में बॉल करते हैं, तो रन हुए। यहाँ पर वो गलतियां ऑस्ट्रेलिया ने की और अफगानिस्तान ने उनको फिर दबोचा, उसको मौका नहीं दिया। आपको लगता है
कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एरर किया, मतलब कि टॉस जीत के जो है उनको अफगानिस्तान को दावत दे दी। फैसलों की बात कर रहे हैं ना कि फैसले उन्होंने ठीक नहीं किए, प्लेइंग 11 ठीक नहीं, प्लेइंग 11 में कुछ गलतियां थी, फिर जैसे बॉलिंग का आगाज किया वो सारी चीजें उनके लिए जो कैचेस ड्रॉप किए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इतना बुरी क्रिकेट तो नहीं ना चलता। ग्राउंड फील्डिंग जब आप गलती करते हैं, गलतियां करते हैं तो फिर आपके पास कामयाबी के इम्कानात कम होते चले जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आज इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो 4 पॉइंट के साथ वो भी ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। अफगानिस्तान अगर कल जीतता है तो वो भी 4 पॉइंट के साथ स्टैंड करेगा, तो तीनों 4-4 पॉइंट के साथ होंगे। आई थिंक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा। फैसला करेगा ना ख्वाजा साहब कि किसका रन रेट ज्यादा बेहतर। आप कल मैच देखें जो इंग्लैंड ने जीता है, इंग्लैंड ने इस टूर्नामेंट में 2-3 मैचेस ऐसे खेले हैं जिसमें उन्होंने 10-10, 11-11 ओवर्स में अपने जो हदफ था उसको हासिल किया। तो ये जो अप्रोच है, अब अगर कोई कहे कि ये हम इसी अप्रोच के साथ खेलेंगे तो ये सिर्फ अप्रोच से तो नहीं खेला जा सकता। आपके पास उसके लिए वसाइल भी होने चाहिए, मतलब आपके पास इतनी बैटिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए और जो आपके बैटर्स हैं उनमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो पहले बॉल से शुरू हो जाए पिटाई करने। मतलब कल उसने हैट्रिक भी की है क्रिस जॉर्डन ने, एग्जैक्टली, ठीक है, और 4 विकेटें थी मेरा ख्याल, और 5 छक्के हैं, तो 4 विकेटें भी हैं उनकी और फिर 5 छक्के भी हैं। तो ये रिसोर्सेज के ऊपर ही चल सकती है ना, हर किसी के पास तो ये लग्जरी नहीं होगी ना कि आदिल रशीद भी आएगा 9वें नंबर पे तो वो भी छक्के लगा सकता है, उसके भी अच्छे खासे फर्स्ट क्लास रन्स हैं, मतलब वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। बिल्कुल, लेकिन वो कभी भी उसको बैटर्स की जगह पर बैटिंग करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। जो उसका किरदार है टीम में वो उसके मुताबिक ही खेलते हुए दिखाई देता है। तो उनके पास लग्जरी है, हर किसी के पास ये होती नहीं है। और तो टीमों की जैसे अभी ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, तो फिर रन रेट पे जाएगा। इंग्लैंड देखें उस चक्कर से निकल गया, पाकिस्तान के पास मौका था कि 13.5 ओवर में करना है स्कोर पूरा, तो पाकिस्तान चला गया 17वें ओवर 18वें ओवर तक। इंग्लैंड को देखिए उन्होंने किस तरीके से 2-3 मैचेस जो 100 वाले हैं उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में उनको फिनिश किया। उन्होंने पास ही नहीं आने दिया, एक मजबूत दूर से मैच जीत गए हैं। तो दूर से मैच जीतने में उन्होंने मेहनत की है ना उसके ऊपर। वो आपस में लड़ते कम होंगे ना जरा, ग्रुपिंग नहीं होगी, फैसले कदरे बेहतर होंगे। और दूसरा ये कि आप देखें कि 10 विकेट्स का अपनी दिफा करते हुए उन्होंने ऐसे स्कोर किया जैसे कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो एक फ़र्क हमें नज़र आता है। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कादिर आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी, अगर जिस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीली की, सर्जरी की, या जो भी प्लेयर्स को नया टैलेंट लाया जा रहा है, पुराने टैलेंट को रेस्ट करवाया जा रहा है या निखारे जाने की बात, और ये जो भी गुफ्तगू हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि मुसलसल जो हमारी क्रिकेट टीम में जो बड़ी तब्दीलियाँ हैं, फॉर एग्जांपल कप्तान तब्दील होना, चेयरमैन तब्दील होना, डेफिनेटली जब एक नया चेयरमैन आता है वो अपनी एक नई पॉलिसी लेकर आता है। निस्बतन हमें इस बार अपने मुल्क में क्रिकेट के मुतालिक जो फ़ैसले हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे गुज़िश्ता मतलब बर्स हम यही बात कर रहे थे कि फ़ैसले ठीक नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा। लेकिन ये जो तब्दीली है कि आप क्रिकेट का पूरा निज़ाम ही बदल दें, क्या ये हमें नुकसान नहीं दे सकती है? अगर हम 2 तब्दीलियों की बात करें, कप्तान, चेयरमैन, फिर नई पॉलिसी, तो ये जो अब पूरा निज़ाम ही बदलने की बात हो रही है, इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखें, ये गुज़श्ता दौर में ना बड़ा खौफनाक हमें देखने को चीज़ें मिली थी। कभी नजम सेठी आ रहे थे, कभी चेयरमैन एक साल में, और फिर उसके बाद जो है वो उनको पहले हटाया गया रमीज़ राजा को। और ये चीज़ें जो है ना, फिर वो जो जब भी नया कोई चेयरमैन आता है ना, वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आता है, बिल्कुल ठीक है, अपने बंदे लेकर आता है। अच्छा, रमीज़ राजा जब गए थे तो नजम सेठी ने ऐसा कोई इतनी बड़ी तब्दीलियां तो नहीं की थी बोर्ड में, कुछ लोगों को निकाला था, कुछ लोगों को, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे, उनके पास इतने इख्तियारात नहीं थे उस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, जो कप्तानी वाला मामला था ना, असल जो चीज़ थी वो अफगानिस्तान सीरीज़ में नजम सेठी साहब के दौर में शुरू हुई, और वहाँ से फ्रेंचाइजेज जो हैं वो इन्वॉल्व हुई, उन्होंने जो है ना वो फिर शुरू किया काम, तो जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है आज तक। अगर मैं समझता हूँ, देखिए सलमान बट ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और सलमान बट ने कहा कि अगर बाबर आजम वाकई लीडर होते ना जी, तो शाहीन को जब कप्तानी से हटाया जा रहा था ना, तो दोबारा कप्तानी ना लेते, उनका म्यार भी बुलंद हो जाता, लोगों की नज़र में उनकी इज्जत भी बढ़ जाती, और टीम में भी इत्तेफाक रहता। शाहीन आए थे, उनको कहते जी वेलकम, वेलकम, हम आपके पीछे खड़े हैं,
हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। यार बाबर आजम को कप्तानी नहीं चाहिए। बाबर आजम मतलब उस रेट का आदमी नहीं है कि वो कप्तान ही रहेगा तो उसको हाइप मिलती रहेगी। वो जब कप्तान नहीं भी था तो तब भी उसको हाइप मिलती थी, उसकी कवर ड्राइव की वजह से लोग शेयर करते थे जब वो परफॉर्मेंस देता था। लेकिन विराट भी तो कप्तानी से हटे, लेकिन हटे हैं, आप देखिए हटे हैं तो वो रोहित शर्मा के अगेंस्ट हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात। उसको पता है कि अगर मैं रोहित शर्मा के अगेंस्ट होऊंगा तो बीसीसीआई मुझे उठा के बाहर मारेगी। नहीं तो इस तरह तो हम इसका मतलब केन विलियमसन ने फैसला लिया। एक युगांडा एक नई टीम ऐसे होता है। आप देखें कि मुख्तलिफ टीमों में ऐसे चलता है, ऊंच नीच आते रहते हैं, कप्तानी से हटा के वही प्लेयर अंडर किसी और की कैप्टनसी में खेल रहा होता है। तो इट डजंट मीन कि आपकी बेइज्जती हुई है। आप यार इतने बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, इस वक्त सबसे बड़े प्लेयर्स में आपका शुमार होता है, आप रैंकिंग वाइज सबसे बड़े प्लेयर। मिसबाउल हक के दौर में यूनुस खान उनके अंडर खेलते थे, कितने बड़े प्लेयर, शाहिद अफरीदी भी खेलते थे। आप देखिए शाहिद अफरीदी एक दफा कप्तान थे, हफीज खेलते थे, हफीज कप्तान बने, शाहिद अफरीदी खेलते थे। तो ये चीजें चलती रहती हैं। ये नहीं होता कि यार आप जो है ना वो आपकी कप्तानी, मतलब ये ईगो का मसला बना रही है। बिल्कुल हमारे जो अब यंगस्टर्स आ रहे हैं ना वो अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। और देखिए आपके ऊपर, आपको चाहिए था आप रेस्ट करते जी, आप खेलते, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते। आप रन्स के भूखे होने चाहिए थे। एग्जैक्टली आपको रन्स करने चाहिए थे। जो आपके ऊपर इन सब चीजों का प्रेशर आया, अब इनको मैं बताता हूँ बाबर आजम जो है वो रन्स क्यों नहीं कर सके, क्यों प्रेशर था। क्यों? एक तो कप्तानी का प्रेशर था, एक तो इनके माइंड में ये चल रही होगी कि मैं कप्तान बन गया हूँ दोबारा, अब मेरे ऊपर प्रेशर है पाकिस्तान टीम का। अब पाकिस्तान टीम का इनके ऊपर प्रेशर था, इनके दिमाग में आता होगा मैं जितवाऊं कैसे। लोग तो सारे मेरे से नाराज हैं, पता भी था इनको, सारा पता है उनको कि कौन मेरे से क्या करता रहा है, कौन पीछे बैक बाइटिंग करता रहा है, कौन किधर बस में बैठ के क्या होती रही हैं चीजें। तो जब आपके माइंड में ये चीजें चल रही हो और पॉजिटिव नहीं सब नेगेटिव चल रही हो, तो आपने किधर से परफॉर्मेंस देनी है। आप जब बैटिंग करने जा रहे होंगे ना तो बॉलर्स को नहीं आप देख रहे होंगे, आपके दिमाग में वही चल रही होंगी पीछे चीज़ें, यार ये जो है ना ये आज मैं आउट हो गया तो फिर लोगों ने मुझे करना है, ऐसे है वो जो मेरे तनकीद जो नाक़िद है वो कितने खुश होंगे। जब आपके माइंड रिलैक्स ना हो बिल्कुल तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर आप परफॉर्मेंस भी नहीं देते, फिर आपकी टीम भी नहीं जीतती। तब वैसे शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक कहते हैं, ना बाबर को बनाते हैं ना शाहीन को बनाते हैं। अगर दोबारा कप्तान बनाते, रिजवान होता या कोई और होता, फखर जमान कोई और होता। अच्छा ये एक खबर आप बता सकते हैं, इस पर रोशनी आप डाल सकते हैं कि मोहम्मद हफीज़ जिस दौर में टीम डायरेक्टर थे तो उस दौर में हफीज़ ने जब इनको डिमोट किया, इनके ऑर्डर को छेड़ा टॉप ऑर्डर से, तो सुना है कि हफीज़ के बाहर भी जो है वो बगावत हुई है। मतलब बगावत नहीं हुई है, सरेआम का है रिजवान ने मीटिंग में, हमने ये खबर दी थी। मोहम्मद रिजवान ने चेयरमैन जो जब गए थे मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ, तो उनके सामने कहा था कि जी मैं टॉप ऑर्डर पे ओपनर खेलूंगा, आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्यों आप लोग नीचे भेज रहे हैं। ये उन्होंने कहा था, सवाल रखा था सही कि मुझे बताएं, हेड कोच बताएं, आप बताएं कि मुझे जो है वो 1 डाउन या 2 डाउन क्यों भेजा जा रहा है, क्यों भेजने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। मेरी परफॉर्मेंस देखें, मेरे ओपन में मेरी परफॉर्मेंस देख लें। तो उसके बाद फिर रिजवान साहब ऊपर ओपन में रहे थे और चूंकि तो उनका गिला जायज था, अब भी खुले हैं मेरे ख्याल से, उन्हें कहना चाहिए उनका गिला जायज है, उन्होंने ऊपर रन्स किए हैं ना, परफॉर्मेंस दी है ऊपर। अगर आप ऊपर से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बाबर नहीं दे रहा जी, ठीक है, तो वो स्ट्राइक रेट का भी मसला आता है। लोगों ने कहा जी फखर और रिजवान होने चाहिए ओपनर, ठीक है। अगर फखर और रिजवान आते हैं तो अगर ये दोनों चल जाते हैं तो ठीक है। अगर आपने इतने चांस जो दिए हैं साइम को, अगर आप किसी और को लड़के को नहीं देते तो वो उसके साथ ज्यादती है। हमने पहले भी कहा कि अगर उस्मान खान को आप लोगों ने 3-4 मैच के बाद बाहर निकालना है तो ये ज्यादती है। आपको फिर उस्मान को भी 30 मैच देने चाहिए, आपको फिर साइम को अगर 30 मैच दिए तो फिर आपको आजम खान, इफ्तिखार अहमद को भी उतने देने चाहिए। अगर साइम अयूब और आजम खान अगर आपने दोनों एक कैटेगरी के उठाए हैं PSL के बलबूते पे, ठीक है, तो आप ये फिर आप लोग नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं कि आपने साइम को दिए 30 मैच और आपने आजम को 5 मैच के बाद बाहर कर दिया। आप उसको फिर मुतवातर चांस दे ना भाई।
आप फिर एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कम से कम 10 मैच, कोटा होना चाहिए फिक्स, कम से कम 10 मैच। ऐसे ही है अपने ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए कि यार एक सीरीज के बाद आप कप्तान हटा दो, एक सीरीज के बाद कप्तान चेंज कर दो, एक सीरीज के बाद आप बंदे रखो, इन करो, अगले आउट कर दो। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट की काफी अरसे से है कि अगर एक डेब्यूटेंट को अगर मौका मिलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है, सिलेक्शन कमेटी ना आवाम को बना देना चाहिए जी। क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया के फैसलों पर अपने फैसले करने हैं, इन आउट करने हैं, अगर आपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तनकीद करने पर और उनके लिखने पर अपने फैसले बदलने हैं, तो फिर क्या फायदा? तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 डेटा एनालिस्ट और इन तमाम लोगों का इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा? कादिर साहब, मैंने आतिफ राना साहब से एक बार बात की कि हाउ डिड यू मैनेज, बिकॉज अगर हम देखें तो IPL में KL राहुल के साथ जिस तरह से मतलब बिहेवियर हुआ कि उन्होंने टीम को उस तरह से स्कोर नहीं कर पाई टीम, और उनके ऊपर जो तनकीद हुई वहाँ पर, तो मैंने आतिफ राना साहब से पूछा, मैंने कहा आपने PSL में शाहीन आफरीदी यानी लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी कोई खास परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, चैंपियंस रहे 2 बार और टूर्नामेंट जीतना पाए, इस बार लीग अपनी ना जीत पाए। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखिए अगर एक मैच में या 2 मैचेस में या एक सीरीज़ में अगर वो नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कप्तान नहीं है, हमें उन्हें बैक करना है। तो वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे शाहीन को, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी इसी सपोर्ट की ज़रूरत थी इंटरनेशनल टीम में, कि अगर आप कॉन्फिडेंस दे देते हैं ना अपने कप्तान को कि आप ठीक है, अगर आपसे अभी हो नहीं पा रहा, नेचुरली नहीं हो पा रहा, तो हम होपफुल हैं कि हमने आपके साथ ही जाना है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें कदरे बेहतर हो जाती हैं निस्बतन। लेकिन अगर आप ही एक पॉइंट आउट करते रहें और आप डरावा देते रहें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, इनसिक्योरिटी हो, तो फिर तो डेफिनेटली टीम डिवाइड हो जाती है। इनसिक्योरिटी, देखिए मैंने ये जो बात की है ना, बाबर, सलमान बट ने और बाकी लोग भी यही कहते रहे, बाबर को कप्तानी का नहीं सोचना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जिसकी वजह से पहचाना जाता हूँ ना, वो है मेरी बैटिंग, वो है मेरे रन्स, वो है मेरी परफॉर्मेंस, कवर ड्राइव और सारा, सिर्फ उस वजह से पहचाना जाता है। बाबर आजम मुझे ये बताएं, कप्तानी की वजह से तो हमेशा ज़ेर-ए-ताब ही आते हैं, हमेशा, बिल्कुल। तो अगर उन्होंने ज़ेर-ए-ताब रहना है तो फिर वो कप्तानी रखें, और वो छोड़ना नहीं चाहते अभी भी, ये मैं आपको खबर दे दूं, वो अभी भी नहीं छोड़ना चाहते, और उन्होंने कहा जी कि मैं क्यों छोड़ूं, देखिए जी, मेरी क्या गलती है, ज्यादती सिर्फ अपने साथ प्लेयर नहीं जो कर थे रहे वो साथ नहीं थे, तो फिर मैं क्या करूं, मैं अकेले रन्स करूं, मैं अकेली बैटिंग करूं, मैं आउट हुआ हूं तो उसके बाद किसने क्या किया इंडिया के खिलाफ, देखिए जीता जिताया जो मैच था वो हार गए, तो उन्होंने ये बोला है चीजें कि मैं क्या करूं। देखिए कादिर, अफसोस की बात यह है कि वो सिर्फ अपने साथ जाती नहीं कर रहे हैं, वो मुल्क के साथ जाती कर रहे हैं, मुल्क की टीम के साथ जाती कर रहे हैं। इस तरह के फैसले, अगर देखें अब USA का मैच बार बार हम उसका हवाला देते हैं, इससे पहले हम अफगानिस्तान के मैच का हवाला देते थे। USA के मैच में सबसे बड़ी गलती आपकी एक तो सुपर ओवर तक जाना थी, और उसके बाद सुपर ओवर में गलत फैसले करना था। देखें हमारी जो कप्तान है उनकी आपको पैनिक होते हुए, आप तो बल्कि वहाँ पर मौजूद थे, ये चीज़ है कि वो डीप ले जाते हैं मैच को। वो जब एक दफ़ा आप देखें कि अगर बैट्समैन ऊपर से आउट होना शुरू हुए हैं तो आप उनके ऊपर प्रेशर डेवलप क्यों नहीं करते भाई? हाँ। आप अपने उधर प्राइम बॉलर्स क्यों नहीं यूटिलाइज करते कि उधर उनकी मजीद विकेटें गिरे? आप उधर जो है वो उनको 3-4 आउट होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, आप फिर 7 स्पिनर लगा देते हैं। मतलब ये किसी को सेंस है कि यार मतलब वो अगर प्रेशराइज हो रहे हैं, आप मुसलसल अपने प्राइम बॉलर्स यूज करके उनकी विकेटें लें, ताकि उधर से उनकी वो सेट ना हो सके बैट्समैन। हाँ। जो नया बैट्समैन आ रहा है वो अपनी वो क्रीज में कदम ना जमाए, आप उधर उनको जमाने के लिए आप उनको स्पिनर लगा देते हैं, वो फिर उनकी पार्टनरशिप लग जाती है। फिर आप जो है ना एंड पे वही आपका जो एक क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है कि मैंने 5 बॉलर इस वक्त लगाने हैं, 3 बॉलर ये लगाने हैं, फास्ट बॉलर इस वक्त इतने ओवर्स में लगाने हैं, चाहे कुड पड़े या ना पड़े, आपने स्पिनर जो है वो इस वक्त मैंने लाने हैं, और फिर एंड पे जो है ना फास्ट बॉलर लाने। आप 20वें ओवर तक जाते ही क्यों हैं? आपने अपनी गेम को ये समझे कि आप T10 खेल रहे हो, पावर प्ले तक है, ठीक है, आप अपने फास्ट बॉलर लगाते हैं, आपके फास्ट बॉलर ऊपर से विकेटें ले रहे हैं, तो भाई उनको यूज करते रहो। स्पिनर्स को फिर आप ले आना नीचे, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप स्पिनर के साथ शिफ्ट कर लो। सबसे ज्यादा ना दुख इस बार इस बात का हुआ है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ग्रुप स्टेज से ही नॉकआउट हो गया, और इस बार 2007 से लेके अब तक जो है वो कभी नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है ना फैंस और हम लोग सारे इस वजह से डिसअपॉइंटेड है कि देखे कोई एटलीस्ट एक फाइट शो होती है, एक फाइट बिल्कुल भी नहीं नजर आई।
और जब खिलाड़ी आपस में मुंह बना के फिरते रहेंगे तो फिर आपकी फाइट किधर से नजर आएगी भाई? बहुत बड़ी कंसर्निंग पॉइंट। देखिए वो एक यही टीम थी जो 2022 में थी, यही टीम थी ऑस्ट्रेलिया में, जान लगाती नजर आई आपको। सारी चीजें हुई, हमने देखा कि उधर रमीज राजा भी सब कुछ सारा कुछ अच्छा तरीके से चल रहा था। जब जान लगाते हुए नजर आए, सारी चीजें हुई, तो फिर अब वही टीम अब क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रही? लड़के तो वही थे ना, बिल्कुल मोस्टली, बिल्कुल। चेंजेस उनमें उस्मान खान हुई, साइम अयूब हुई और आजम खान हुई, बाकी टीम तो वही थी। शान मसूद आपके 2022 के T20 में हर वो रन्स करते रहे, 23 में उन्होंने रन्स किए PSL में, उसके बाद अभी ये जो PSL हुई उसके बाद उन्होंने रन्स किए, बिल्कुल। तो आपने शान मसूद को कंसीडर ही नहीं किया, आपके पास बैटिंग डीप हो जाती, आपके पास ऑप्शंस आ जाते। शान मसूद 2022 से पहले T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं किया था, लेकिन जब उनको लॉन्च किया गया, उन्हें लाया गया तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया। अभी जो वाइटलिटी ब्लास्ट चल रहा है इंग्लैंड में, कप्तानी भी करते हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी देख लें, बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं उमर, ये चीज़ें आपकी सोचने वाली होती हैं। आप अगर मुल्क के लिए सोचें ना तो फिर आपकी अना साइड पे हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि यार मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और इनकी खुशी जो है वो अवाम की खुशी हमारे से ही है। बिल्कुल सही बात। हम लोग बुरा खेलेंगे, आप मुझे ये बताएं, हर अवाम जो है जिससे भी पूछ लें यार ये क्या किया इन्होंने, ये क्या किया इन्होंने, मतलब 9 जून को मैं समझता हूँ किसी ने भी, कोई शायद ऐसा बंदा हो जिसने मैच मिस किया हो, exactly. हर बंदे ने मैच देखा हो, जिनको नहीं इतना इंटरेस्ट है, जिसने नहीं कभी जिंदगी में देखा वो भी देख रहा होगा ना, बिल्कुल। तो यार कम से कम आप ये देखो कि लोग कितने खुश होंगे जब 48 पे 48 चाहिए था या 40 चाहिए था और 8 विकेटें थी, लोग तो समझ रहे थे कि जश्न मनाएंगे, जीतेंगे मैच, हम जीत रहे हैं। तो वो आप इंडियन जो क्राउड था ना, बिल्कुल वो आखिरी लम्हे तक, जब ये 8 विकेटें थी और 40 पे 40 चाहिए था या 42 पे 40 चाहिए था, तब तक ना मेरे दोस्त बताते हैं हमने उनको कहा कि भाई अब आप लोग जाओ, हारने की तैयारी करो। तो उस कहता है कि वो जो शायकीन क्रिकेट वहां पर थे ना जी, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान टीम ही वाहिद टीम है जो यहाँ से हार सकती है, इसलिए हम बैठे हैं। और वो वाकई वही हुआ सिस्टम, वो लोग फिर जश्न मना रहे थे और हम लोग मायूसी के साथ करके बाहर निकल रहे थे। में थी एक इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ईशान शर्मा आई गेस, उनके साथ, और वो मुझे ये कह रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था। मैंने उन्हें कहा कि आप अभी कॉन्ग्रेचुलेट मत करें, अभी ज़रा होल्ड ऑन, अभी सूरत हाल बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। और देखते ही देखते मतलब उमर और मेरा तो ब्लड प्रेशर ही लो हो गया ना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आप देखें कि एंड पर आकर स्पेशली इमाद वसीम की अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली, और उसकी रीज़न जो आपने बताई कि इंजरी के साथ अगर वो जाते रहे, तो ये फैसलों की बात है ना कि आपने हमें एबिलिटी के ऊपर इतना शक नहीं है जितना हमें मैचेस में जो हमें हार हमने जिसका सामना किया वो फैसलों की बाइस हमने किया। कादिर, एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी। खबर दी मैंने, इंजरी की खबर दी, हाँ, तो ज़बरदस्ती गैरी क्रिस्टन के मुंह से निकलवाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमाद वसीम ठीक है। ठीक है, हमने याद है आपको एक खबर दी थी कि इमाद वसीम हाफ फिट हैं और मेडिकल पैनल ने उनको हाफ फिट कहा हुआ है, हाँ, और उनको कहा है कि जी वो इंडिया के खिलाफ मैच जो है वो पेन किलर्स लगा के खेलेंगे। हाँ, ठीक है, ये मैंने खबर दी। तो हाँ, उसके बाद जो है वो पीसीबी के जो उनके जो तर्जुमान हैं, जो उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट थी ना, उन्होंने जबरदस्ती कान में डाला गैरी क्रिस्टन के कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलना है कि इमाद वसीम बिल्कुल फिट है, ताकि इनकी खबर को हम जुटलाएं। तो स्पेक्टेटर्स क्या, और वो चीजें अल्लाह ताला ने दिखाई, हाँ, वो नजर आया ग्राउंड में, नजर आया, जिधर उन्होंने डबल लेनी चाहिए थी उधर उन्होंने सिंगल ली। इसीलिए नजर आई है ना सबको, सब एक्सपोज हो गए। इसीलिए तो कहा है ना गैरी क्रिस्टन ने भी कि मैं जिस तरह की चीजें देख रहा हूँ मैंने आज तक नहीं देखी हैं। कि मतलब अफसोसनाक बात है। उमर, देखिए इस पे अब खून जलाने वाली बात है, हम इसका डेली जिक्र करेंगे, हम अपने आप को टेंशन में देंगे, उनको कोई फिक्र नहीं, वो अभी इंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज के साथ वहाँ पे। बाबर आजम भी वही हैं, अभी उन्होंने कल आना है, आई थिंक 25 को आना है उन्होंने, और पहले 22 को पहुंच चुके हैं, 22 को आना था लेकिन अब 25 को उनका सुना है कि 25 को आ रहे हैं। देखें कादिर, हम बचपन में एक टर्म पढ़ते थे कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर आप हमें वो जो है ना, हमें शुरू से ही वो एक लकड़ियों वाली कहानी थी कि वो जो जब इकट्ठा जो है वो लकड़ियां होती हैं तो वो तोड़ना मुश्किल होता है। वो भाइयों के बारे में बताया गया था, उनको समझाया था उनके वालिद ने कि एक एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगी। तो यही चीज है, और ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि अगर आप इकट्ठे होंगे तो आपको कोई भी नहीं छेड़ सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जब आप लहदा होंगे ना तो आपको आपके कानों में फितूर डालना बड़ा आसान होगा।
और आपको ये कहना हो यार ये तेरे बारे में ये कह रहा था, वो कहेगा यार अच्छा, जब तक वो इससे बात क्लियर नहीं कर लेता तो बात क्लियर होती कहाँ है। हर बंदा तो अपने आप में सुपरस्टार है। बिल्कुल। एक मैच खेलते हैं, कॉलर ऊपर कर लेते हैं, तो ये कैसे होगा? मतलब मुझे ये बताएं कि आप जब डोमेस्टिक के लड़के को परफॉर्मर्स को आप इज्जत नहीं ना देंगे, और इनमें जो है ना फ्रेंचाइजीज बहुत इन्वॉल्व हैं इस टाइम पे, सैड थिंग, ठीक है, जिसमें आपकी सिलेक्शन में फ्रेंचाइजीज बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। आप जो है वो किसी प्लेयर के मतलब परफॉर्मेंस पे अगर आप तनकीद करते हो ना, तो आपकी फ्रेंचाइजीज जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडलर्स के ज़रिए आपको बैशिंग करवाते हैं। तो पीसीबी कोई एक्शन नहीं ले सकता या लिमिट नहीं कर सकता रोल फ्रेंचाइजीज का कि इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड हो, बिल्कुल ना हो, बल्कि पीएसएल तक ही हो? सब कुछ होगा। मैंने आपको कहा है कि अभी आप देखते जाएं और इंशाल्लाह ताला आपको अगली जो सीरीज है ना वाइट बॉल सीरीज से पहले बहुत तब्दीलियां नजर आएंगी। अच्छा, आपने सीरीज की बात की बांग्लादेश के खिलाफ जो है तो गजाफी स्टेडियम में हो रही है और हम देख रहे हैं कि वो अपग्रेड हो रहा है, रिवैम्प हो रहा है स्टेडियम, तो वो तब तक क्या हो जाएगा सारे कंप्लीशन? क्या तब तक काम चल रहा होगा और टेस्ट मैच खेलेंगे, गजाफी स्टेडियम में खेलेंगे उनके लिए। हाँ, लेकिन ये है कि उनके लिए जो ड्रेसिंग रूम्स है ना वो भी तोड़ दिए गए ना इस टाइम पे। हाँ जी, ड्रेसिंग रूम्स जो है ना उनको फिर ऑल्टरनेट उनका कोई सिस्टम अभी बना रहे हैं। वो जो पीछे होटल्स है वो भी उनका क्या सीन है? वो नहीं, अभी उस होटल के उसके साथ डील नहीं हो सकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो पैसे बहुत मांग रहा था। अच्छा, तो उस बंदे के साथ डील नहीं हुई। अलबत्ता दूसरी जो जगह थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ पर ले ली है, जो पड़ी थी जगह, और वो अच्छे उनको रेट में मिल चुकी है होटल्स के लिए। अलबत्ता अभी जो है वो होटल तो इतनी जल्दी तामीर नहीं हो सकता, अभी तो स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं और तकरीबन जो 4 दिन रात अभी शिफ्ट चल रही है यहाँ पर। तो जो कजाफी स्टेडियम में देखें जो गिराया गया है और मलबा सारा उठाना है, तो वो अभी उनको तकरीबन 4-5 महीने उनको लगेंगे, मजीद 5-6 महीने। तो इस दौरान टेस्ट सीरीज हम कैसे? ठीक है, देखें वो तो पूरी दुनिया में स्टेडियम जब अपग्रेड हो रहे होते हैं तो उनका काम चलता रहता है, तो अंदर मैच तो होता है। लेकिन ये है अब सोचने वाली बात कि इंक्लूयर्स जो हैं वो कितने खोले जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 से 3 इंक्लूयर्स सिर्फ खोलेंगे। शिफ्ट करने का गौर कर सकता है पीसीबी के मैचेस जो है शिफ्ट कर दे? नहीं, शिफ्ट नहीं होंगे, यहीं होंगे। सही। मैचेस पहले हुई थी, मैचेस पहले बात हुई थी कि इसको यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए, इसको यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए, ये बात चली थी। अच्छा, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हो रही। अच्छा, आपने यूएई की बात की, जो नेक्स्ट सीजन जो पीएसएल का होगा उस पर ये भी देखा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका या कहीं नहीं, इंग्लैंड में तो ये अभी इसको वहाँ पर, अच्छा, उसके आधे मैचेस इंग्लैंड में होंगे। उसका ये है मकसद कि वो आपकी जो वहाँ पर कम्युनिटी है जी, वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। एक तो मौसम ठीक होगा, अच्छा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि चल रही होगी ना, उस वजह से इसके तमाम तर जो चीजें होंगी वो वहाँ पर मैनेज होगी। 2009 का वर्ल्ड T20 वहाँ जीते, चैंपियंस ट्रॉफी PSL 10 जो है वो वहाँ पर होगी इंग्लैंड में, आधी इंग्लैंड में होगी, आधी यहाँ पर होगी। चले कादिर, काफ़ी डिस्कशन हो गई हमारी पाकिस्तान टीम के ऊपर। अब जरा हम टूर्नामेंट पे अपने वापस आते हैं। मैच आज बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। हाँ। मैंने ब्लू कलर पहना है तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंडिया को सपोर्ट कर रही हूं, और इन्होंने येलो पहना तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें। लेकिन हम दोनों ही आज, कादिर और मैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। उमर की ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बाउंस बैक थोड़ा सा अपना टेक अगर दे दूं, अगर आप इतराज ना करें। जरूर दे जी, आप दे चुके हैं टेक ऑलरेडी। देखिए, इंडिया जो है ऑब्वियसली उनका मुराल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का मुराल कम नहीं है। ऑल्दो ये ज़रूर है कि हारे अफगानिस्तान से। अब ऑस्ट्रेलिया का पता टेस्ट क्या है कि अफगानिस्तान से ना वो एक डिफीट उनको हुई है। अब क्या वो उठते हैं या बिल्कुल ही डैम्पर हो जाता है मुराल? और मेरी अपनी ये टेक है कि वो इस तरह से वो असेस करेंगे, जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था कि जो भी गलतियां हुई है वो उसको ज़रूर अंडरलाइन करेंगे और उसको आज के मैच में कोशिश करेंगे कि ओवरकम कर सके। और बाकी मिचेल स्टार्क को ना खिलाना मेरा ख्याल है वो गलत फैसला था अगेंस्ट अफगानिस्तान, और वो आज उनकी वापसी हो जाएगी तो वो एक तगड़ा एक जो है एक एडिशन होगा, और वो यॉकर्स वगैरह, फुलर लेंथ वगैरह को जिस तरह यूटिलाइज करते हैं, तो होपफुली ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली डू समथिंग गुड। लेकिन इंडिया, यू नेवर नो, को कभी साइडलाइन नहीं कर सकते, और हो सकता है विराट कोहली चल जाए, शर्मा चल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज मैजिकल स्पेल कास्ट करेगा। देख लेते हैं, कुछ ही घंटे रह गए। उमर, the positive thing actually India has is that they do not rely on Virat or Rohit.
एनीमोर, नहीं तो क्योंकि विराट और रोहित तो चल ही नहीं रहे हैं ना इस ऑस्ट्रेलिया भी जो एक बंदे पे रिलाई नहीं करता मेरा वैसे। स्टोनिस है, मैक्सवेल है, वार्नर है। अगर विराट कोहली नहीं भी चलते हैं, अगर रोहित शर्मा नहीं भी चलते हैं तो आई गेस ट्रेविस हेड है, उनके पास भी बहुत। कादिर भाई आप इस पे कादिर आपसे जानना चाहूंगी, एक तो ये कि आज मैन ऑफ द मैच कौन बन सकता है अगर इंडिया जीतता है, और ज्यादा विकेट्स डेफिनेटली बुमराह की तरफ हमारी नजरें होती हैं, लेकिन आज सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं? मुझे लगता है विराट कोहली चल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी पिक होगी? एक पिक ऑस्ट्रेलिया से भी पिक कर ले बस। ऑस्ट्रेलिया से एडम ज़ैम्पा नहीं, ज़ैम्पा को तो मारेंगे। इंडियंस आर वेरी गुड अगेंस्ट स्पेन। ज़ैम्पा को तो मार पड़ेगी यार। देखिए स्टार्क भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अभी ड्यू है, ठीक है। और हैजलवुड नहीं, हैजलवुड को पकड़ लेंगे। मैक्सवेल हो सकता है, हैट्रिक कर सकते हैं। मैक्सवेल हो सकता है, पास चांस है। पैट कमिंस देखिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, मैं समझता हूँ कि कमाल है, मतलब उसकी फिटनेस, उसकी अप्रोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो मतलब आप देखें। और देखें ना, कप्तानी नहीं करे T20 में, लेकिन वैसे वाइट बॉल के भी कप्तान है 50 ओवर के और टेस्ट के, लेकिन देखिए कितने जबरदस्त तरीके से देखें उनकी अप्रोच देखें ना। और लकी भी बहुत है, मतलब आप उनके देखें कि 2 मरतबा उनकी कंसेक्टिव मैचेस में हैट्रिक होना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आप देखें कि एक मैच में लोग तरसते हैं, बॉलर्स तरसते हैं, इतने इतने बड़े नाम है बॉलर्स के, ऐसे ही है। तो खैर वहाँ से मैं समझता हूँ कि पैट कमिंस भी हो सकते हैं, और या मिचेल स्टार्क बॉलर्स की तरफ ज़्यादा रुझान है, और उधर से विराट कोहली और स्काई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी आज आपको लग रहा है कि विराट कोहली और स्काई। विराट कोहली बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ा रन्स करता है, वो बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। वो देखें, वो उसने हमेशा जो है वो टीम को तब अपनी सपोर्ट दी है जब टीम को उसकी जरूरत होती है, इसमें तो कोई शक नहीं, और वो प्रेशर में ही खेलते हैं। हाँ, और आज जो है वो मजा आने वाला है रोहित शर्मा और मिचेल स्टार्क का। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है 55 पे ऑल आउट कर दें ऑस्ट्रेलिया को। नहीं खैर इतनी भी बात नहीं है कि 55 पे ऑल आउट, डिफरेंस भी नहीं हो सकता, लेकिन ये कि मोबाइल पे थोड़ी खेल रहे हैं जो 55 पे आउट कर दें। वहाँ पे ग्राउंड में चल रहा है नहीं, एक्चुअली आप देखेंगे अगर अच्छा, वैसे आज उमर को शर्ट बनाए थे ना हम येलो, हाँ। तो उमर जिस तरह के माशाल्लाह हैं वो लगते भी ऑस्ट्रेलियन ही हैं। चले वो तो एक अच्छी बात है। उमर आप फिर रात को हमें येलो शर्ट में नजर आ रहे हैं। चले मैं ट्राई करूँगा कि येलो भी हो। चलें जी, देखते हैं। हमारी बहुत इंटरेस्टिंग सा मैच जो है वो आज जारी होने वाला है। मुझे खुद बेसब्री से इंतजार है, इसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इसी तरह का इंतजार आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का है। अच्छा, स्पिनर्स की भी हम एक बात कर ले, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जो है ना स्पिनर्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है छा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और आज आप देख ले साउथ अफ्रीका के मैच देख ले कि 12 ओवर्स, हाँ जी 12 ओवर्स जो है स्पिनर्स ने कराए और 79 रन दिए, 5 विकेटें लिए। और ईडन मार्कराम एज अ कैप्टन उन्होंने अपने आप को नॉर्किया मेरे ख्याल में सिर्फ गए हैं विदाउट विकेट, हाँ बाकी सब ने तो 1-1 2-2 विकेट और 3 विकेट तबरेज शमसी ने लिए, महाराज ने भी एक लिया, महाराज ने भी एक, तो उनके जो ऊपर से बॉलर थे फास्ट बॉलर्स उन्होंने भी 1-1 लिए है, जॉनसन ने भी लिया है, रबादा ने भी लिया है, सिर्फ नॉर्किया मेरे ख्याल में वो रह गए, विकेटलेस रहे। तो स्पिनर्स अच्छा यहाँ पर जो है ना पिचेस की कंडीशन मुख्तलिफ है, मिली जुली है, कभी फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, कभी बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, कभी स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो आज की जो पिच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो तो सेंट लूसिया में है ना मैच, देखें वो उसका हमें थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को है कि उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बिल्कुल उनके पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के पास ना सिर्फ ज़ैम्पा है और मैक्सवेल वो कर लेते हैं, मैक्सवेल भी कभी कभी विकेट्स ले लेते हैं बाकी। और आप देखें ज़ैम्पा जो है ना वो तो एस्टन एगर भी है, लेकिन उनके साथ वो जाएंगे नहीं, सारी बात है, इतने एक्स्ट्रा मेरा नहीं ख्याल एस्टन एगर के साथ जाएंगे, वो अपने ऊपर फास्ट बॉलर्स के साथ ज़्यादा तरजीह देंगे। और उनके जो अपना जो हैजलवुड हैं, स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, तो ये कर सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन इंडियन जो हैं, इंडियन प्लेयर्स इनको काफ़ी खेल चुके हैं, इनको आईपीएल में बहुत खेल चुके हैं, इनको अंदाज़ा है, इनके जो एनालिस्ट होंगे वो बताते रहेंगे उनको सारी चीज़ें। तो उनके लिए डिसएडवांटेज है तमाम पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए कि वो आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल में वो जाने जाते हैं।
पहचाने जाते हैं। हमारे वालों ने गलती इसलिए की है कि हमारे वाले जो है ना वो उन्होंने अबरार को शामिल नहीं किया। अबरार को कर लेते तो बड़ा फर्क पड़ता। शायद आगे सुपर 8 के लिए उनका कोई प्लान हो कि आगे देखें आपने ना तो... सुपर 8 को मद्देनजर रखकर आजम खान और साइम अयूब को शामिल किया था। पता है आपको, सिलेक्शन कमेटी ने न्यूयॉर्क के लिए सोच के या डैलस के लिए सोच के या फ्लोरिडा के लिए सोच के नहीं किया था। उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा था कि आगे हम पहुंच तो जाएंगे, 3 ये छोटी टीमें हैं, इंडिया से हार भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम सुपर 8 में तो जाएंगे। तो सुपर 8 में हमें जो है वो उधर ये खेल के आ चुके हैं, इमाद वसीम, आमिर, साइम और आजम खान, तो इनको वेस्ट इंडीज़ के लिए हम रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने उधर दिखाया ही नहीं है इनको, और उधर से ही उन्होंने कहा जी वापस आओ, घरों में ईद मनाओ अपनों के साथ। और लेकिन वो भी नहीं बनाई उन्होंने, वो भी रास्ते में रहे। हाँ। वो भी बाहर ही रहे हैं मोस्टली, फैमिलीज तो उनकी बाहर थी, साथ थी, तो वहाँ पर अब घूम फिर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको घूमना फिरना चाहिए। कादिर, इसी के साथ अगर हम देखें तो इसके बाद एक आखिरी मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी है, और फिर सेमीफाइनल्स का मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा। सो अगर हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं, मेरी पर्सनल आई थिंक कि अफगानिस्तान बाहर हो चुका है मेरे ख्याल में। बांग्लादेश वो इस तरह हो सकता है कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है, उसके बाद फिर अफगानिस्तान को बांग्लादेश बहुत बड़े मार्जिन से हराए, तो फिर जाके कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत आउटसाइड चांस है, मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान ये वाला मैच जो नेक्स्ट होने वाला है वो भी अफगानिस्तान के हक में जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि बांग्लादेश पे प्रेशर होगा। हाँ। अफगानी इस टाइम पे तो उड़ते हुए आ रहे होंगे। हाँ। हाँ जी, कि भाई लेकिन आप देखें आजी नजर आती है उनमें, आजी भी नजर आती, मेहनती भी कौम है, मेहनती भी मेहनती इन सेंस के वो अपनी जान लगाते हैं। हाँ। वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसमें वो मेहनत के साथ और अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। लोग इस बात पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से बताएं अफगानिस्तान की जो अप्रोच रही है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? किसने बनाई है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, आपको पता है? ऑब्वियसली पाकिस्तान से शुरू हुए तमाम तर जो लड़के थे, राशिद खान, मोहम्मद नबी, शहजाद और बाकी जो मोहम्मद नबी पाकिस्तान कस्टम्स में खेले। हाँ जी, ये सब जो है वो NCL लाहौर में आके प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन कादिर अगेन मैं कहूंगी कि उन्होंने उसके बाद नहीं, मैं आपको एक डेडिकेशन बता रहा हूँ ना। हाँ। एक मैं डेडिकेशन बता रहा हूँ कि उन्होंने क्रिकेट यहाँ से शुरू की, ठीक है। फिर आपको उनके याद जो होगा मोस्ट जो उनके जो कोचेस थे वो पाकिस्तानी थे। अफगानिस्तान यूथ क्लब आती थी जिसमें सब आते थे, देखें वो सब यहाँ पर आगे मुख्तलिफ क्लब्स के साथ, मुख्तलिफ जो कबीर खान ने शुरू में कोचिंग की, कबीर खान ने की, उमर गुल ने की, जमामुल हक ने की, उसके बाद अभी जो DJ ब्रावो हैं उनके आने से आप देखें उनकी अप्रोच का कितना फर्क पड़ा। वाकई उनकी जो जारहाना जो अंदाज आया, जिस तरह आप देखें एक कोच जो होता है ना वो सिर्फ बताना जानता है और आपकी टीम को आपको बूस्ट अप करना जानता है। मैं समझता हूँ ब्रेंडन मैकलम जैसा कोच है ना वो हर दुनिया में होना चाहिए। मतलब उसने जो रूह फूंकी है इंग्लैंड की टीम में आके, उसने जो अप्रोच उनको बताई है और उन्होंने बताया कि ये इस तरह खेलेंगे तो प्रेशराइज होगा। उन्होंने तो टेस्ट मैच भी उसी तरह ही खेलना शुरू कर दिया। हाँ, टेक्निक ही बदल दी टेस्ट की। पाकिस्तान जो होम सीरीज थी हमारी, सर वो उन्होंने टेक्निक अपनी चेंज कर दी ना, उन्होंने टेस्ट को भी फास्ट कर दिया। और जब आप टेस्ट क्रिकेट ऐसे देख रहे होंगे तो फिर लोग भी क्रेजी हो गए। ये भी सुना है कि ये भी पाइपलाइन में चीज है कि अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में हमारे यहाँ आए, ऐसा कुछ है? हम लोग ऐसे करें। हाँ, हम T20 में नहीं कर सके तो हमने टेस्ट मैच में ये अप्रोच करनी है। मुझे ये बताएं, हम T20 में 6 ओवर्स में डर डर कर खेलते हैं, हम 120 पे 120 नहीं कर सकते। स्कॉटलैंड और नामीबिया को चेक करें उनका इंटेंट। आप मैंने जो उस दिन स्कॉटलैंड की जो इनिंग देखी है ना, उनकी जो इंटेंट देखा है, मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि यार मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर हम खेल रहे होते ना तो हमने डर डर के खेल रहा होना था। और जो स्कॉटलैंड के प्लेयर आ रहा था, जो आ रहा था मारी जा रहा था, जो आ रहा था मारी जा रहा था, मतलब 180 प्लस स्कोर किया एग्जैक्टली। ठीक है, चाहे वो हार गए, लेकिन मजा आया यार देखने का कि यार आप इस तरह हारो। अच्छा, और नामीबिया को भी आप देख लें, आपको याद होगा नामीबिया और इंग्लैंड का मैच था जो शरीक हो गया था 11 ओवर्स का। डेविड विजे ने भी मारा था उसमें, उसका फेयरवेल मैच था। हाँ, फेयरवेल मैच था। क्या अच्छा, डेविड विजे को किस तरह डिफाइन करते हैं एज अ प्लेयर? पहले साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया, फिर नामीबिया को जिस तरह रिप्रेजेंट किया। डेविड विजे एक्सपीरियंस प्लेयर है और कलंदर्स के लिए भी पाकिस्तान में उन्होंने खेली है क्रिकेट। और कलंदर्स को मुतअद्दिद मैच जीतवाए, इवन पाकिस्तान में भी, इवन शारजा और दुबई में भी।
मैं उस चीज़ का विटनेस हूँ कि मैंने शारजा में मैच देखा, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का, मतलब पाक भारत मुकाबला होता है PSL का। रवायती हरीफ हैं दोनों। ये कब की बात है? ये 2017 की बात है और 17 या 18 की बात है PSL की, वहाँ पर शारजा में हो रही थी जब बकैलब कैप्टन थे कलंदर्स के। आई थिंक सो। और उसमें उमर अकमल भी थे मेरे ख्याल में उस टीम में। जी जी। अच्छा, इनको आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए था, तो डेविड वीजे ने छक्का लगाया था। आई थिंक जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, पठान थे, कराची किंग्स की तरह से खेलते थे, वो उस्मान शनवारी को लास्ट बॉल पे छक्का लगाया था उन्होंने। और वो जो क्राउड का शोर था ना, वो आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है। उनका प्रेशर देखिए, वो अकेला प्लेयर ऐसे था रज़ाक की तरह, अफरीदी की तरह, कि वो अकेला प्लेयर ही मैच ले जाता। आपने रज़ाक अफरीदी की बात की, तो हबाद जो आज़म है वो भी अब अमेरिका चले गए, 2 साल तकरीबन हो गए। ऐसे ऑलराउंडर जिनका एक दौर में उनका था कि ये बड़े फाइन प्रोस्पेक्ट है और 16 मरतबा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। तो कल हमारे रिपोर्टर खिजर भी बता रहे थे कि 40 से ऊपर प्लेयर जो है वहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ये किस सिस्टम का कसूर है या प्लेयर्स का अपना कसूर है, क्या कहेंगे? प्लेयर्स का क्या कसूर है, वो तो परफॉर्मेंसेस देते रहे ना। आप समी असलम जैसा प्लेयर जब ज़ाया करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, उससे अच्छा टेक्निक वाला लेफ्ट आर्म जो बैटर था मैंने नहीं देखा। तो जब समी असलम जैसे प्लेयर जाएंगे जी, और आप उनको मनाएंगे नहीं, आप कहेंगे जाने दो इसे, तो फिर आप जो है वो आपका कसूर है ना, प्लेयर का तो नहीं कसूर। प्लेयर तो कहता है कि भाई आप मुझे मेरे से बात करें, मुझे बैठाएं, मुझे लें टीम में। फवाद आलम आए हैं, फवाद आलम अब चूंकि एलिजिबल हो जाएंगे अब कुछ देर बाद, तो वहां पर खेलेंगे। अच्छा कादिर, हम बात कर रहे थे इससे पहले टीम के अंदर इत्तेहाद की। उस्मान ख्वाजा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें इस्तेकाम नहीं है। और दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान टीम की फील्डिंग को भी काफ़ी सराहा है, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है उनकी। आपके साथ मैंने एक चीज़ शेयर की है अभी, आप यकीनन उससे ज़्यादा वाकफियत रखते होंगे, बिकॉज़ आप वहाँ पर मौजूद थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट जब तक पाकिस्तान टीम वहाँ पर रही है। तो पाकिस्तान टीम की तमाम जो मसरूफियात थी वहाँ पर, कि वो टूर्नामेंट के दौरान जब इंडियन टीम भी प्रैक्टिस करती नज़र आ रही है, वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, ठीक है पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेला था, लेकिन इंडिया ने वार्म अप मैच अपना खेला, प्रैक्टिस की, पिचेस को अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि राहुल द्रविड़ पिच पर बात कर रहे हैं, गौतम गंभीर इवन पिच पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम से कोई भी ना पिच की फ़िक्र ना कंडीशंस की फ़िक्र है, बस अपनी मसरूफियात जो है उनमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान टीम USA में क्या करती रही है, बिकॉज़ हमें प्रैक्टिस तो नज़र नहीं आई है, कभी बारिश, कभी आम मसरूफियात, कभी कोई। तो वही है कि उस दौरान पाकिस्तान टीम USA में करती क्या रही है जिस दौरान बाकी टीम्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो कादिर, आपसे जानना चाहूँगी कि ज़रा नज़र सानी कीजिए, नज़र डालिए इस बात पर और हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि हमारी टीम की मसरूफियात थी क्या वहाँ पर। देखें, हमारी टीम की मुतअद्दिद जगहों पर ऐसी परफॉर्मेंसेस जब आती हैं ना, तो फिर उस वक्त ये नेगेटिव चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। हाँ। अब जब इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में 2022 में वर्ल्ड कप था जी, तो वहाँ पर भी इस्लामिक सेंटर में जाते थे फ़खर जमान और उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तो ये जाके वहाँ पर खुतबा भी देते थे, मतलब वहाँ पर जाके बयान भी देते थे, सुनते भी थे। मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये रिपोर्ट भी किया हुआ है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाते रहे हैं, मुख्तलिफ तकारीब में जाते रहे हैं, वहाँ पर करते रहे हैं। अब ये चीज़ नई नहीं है, ये चीज़ इसलिए हमें नजर आई क्योंकि हम जो मैच है ना वो हार चुके हैं, तो फिर आपकी हम USA से हार चुके हैं, हम इंडिया से हार चुके हैं, हम लोग वापस आ चुके हैं। ये चीज़ नई नहीं है। 2019 में भी मैंने देखी है इंग्लैंड वर्ल्ड कप में, 2021 में भी देखी, 22 में भी देखी, दुबई में भी फिरते रहे, खाने खाते रहे, बाहर लोगों के साथ जाते रहे, प्रमोटर्स बुलाते रहे। अब USA में जो है ना वो चूंकि हाईलाइट होगी चीज़ कि जी ये जो है ना वो $25 इनकी तस्वीर के चार्जेस हैं और $50,000 बाबर आजम को प्रमोटर दे रहा था, बाबर ने $80,000 मांगे तो वो नहीं गए, एक इन्होंने डिनर कैंसिल किया, फिर एक डिनर जो है वो पहले किया। तो ये चीज़ें डैलस में भी हुआ, न्यूयॉर्क में भी हुआ, उसके बाद चूँकि पाबंदी लग गई तो इन्होंने कैंसिल कर दिया सारी चीज़ें। 5-5 खिलाड़ी जाते रहे, 10-6 खिलाड़ी जाते रहे, 2-2 3-3 खिलाड़ी भी जाते रहे, किसी का लंच है तो किसी की डिनर एक्टिविटी है, तो वहाँ पर पैसे लेके जाते रहे, मतलब प्रमोटर्स इनको पैसे दे के बुलाते रहे अपने अपने रेस्टोरेंट्स की तशकील करने के लिए। तो एक जगह ऐसी थी जिधर तस्वीर लेने के लिए $25 भी लगे हुए थे। हाँ जी, और तस्वीर लेने से मना कर दिया गया, तस्वीर लेने से मना कर दिया गया।
तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती हैं, ये चीज़ें हर जगह हर द्वार में हमने देखी हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ें। लोग इसको जो है वो अब आप देखें, इसको रुख देने पे आए तो प्रोपोगेंडा जो है वो किधर से किधर पहुंच जाता है। तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि अब इस चीज़ को दोबारा हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ हो चुकी है, इस चीज़ का काफ़ी चल चुका है। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है कि बार बार हम उस टीम को, अब भी हमें देखना चाहिए कि अब आने वाली आगे चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। देखिए आगे आने वाली चीज़ें क्या हैं, इसके बाद भी टीम ने आना है, इसके बाद भी आगे क्रिकेट तो रुकनी नहीं है, क्रिकेट चलनी है। लेकिन या तो फिर इस पे भी तनकीद करें ना, ये जो लोग अभी जो ये चीज़ें तनकीद कर रहे हैं, ये कभी इस चीज़ पे भी तनकीद करें कि भाई ये जो अपनी जो ड्रिंक्स वाली कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके इश्तिहारात में भी आती हैं, जो आपकी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है उसके इश्तिहारात में भी आती हैं, उस पर भी हाईलाइट करें ना कि भाई उन्होंने उधर से भी पैसे लिए, वो क्यों कर रहे हैं प्रमोशन, ये क्यों कर रहे हैं, भाई उनका हक है। ठीक है, वो एक प्लेयर है, वो एक स्टार है। देखिए एक प्लेयर स्टार क्यों बनता है? परफॉर्मेंस की बेस पे। जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर तो हर कोई बात करेगा। देखिए परफॉर्मेंस है तो लोग लीग में लेते हैं बाबर को, नसीम को, रिजवान को, शाहीन को, बिल्कुल परफॉर्मेंस दी भी है उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली एक चीज आती है, एक आता है टाइम जब आपके ऊपर नहीं प्रेशर हो रहा होता, आपके ऊपर नहीं आती, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती, तो उस टाइम पे आप लोग नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि बाबर आजम, जो मुझे यानी खबर आई, पता चला, आप भी शायद वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से, कि बाबर आजम इंडिया पाकिस्तान के मैच से कबल 12 घंटे की ड्राइव करके अपने कज़न को मिलने गए और फिर वापस आए। मतलब वैसे ये कहा जा रहा है कि होटल स्टेडियम के नज़दीक होना चाहिए कि प्लेयर्स को ट्रैवल ना करना पड़े। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उधर था। हाँ, और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई हक़ाइक़ मौजूद है। मैं वहाँ था, बाबर आजम होटल में थे, और बाबर जो है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर बारबेक्यू पार्टी में गए थे, उनके साथ खाना खाने गए थे। अच्छा। और उसके बाद वो वापस आ गए थे शाम को। हाँ। एक आपके पास जो टाइम होता है आपको जब आपको अवेलेबल होना है, आपके टीम मैनेजमेंट जो है ना वो आपका एक कट ऑफ टाइम रख देती है कि आपने इससे पहले आपने होटल में होना है और आपने इतने बजे तक सो जाना है, ठीक है। उससे बाद जो है, उसके बाद कर्फ्यू टाइम जो जिसको कहते हैं, तो वो उसके बाद प्लेयर जो हैं उनको अलाउ नहीं होता होटल में आना, ये मतलब वो देर से नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें बेबुनियाद हैं। आप लोगों के मुंह हैं, वो जितनी मुंह उतनी बातें, आप वो करते रहें जितने बातें करनी है, लेकिन ये सब चीज़ें फजूल हैं। हाँ। मतलब इस तरह की चीज़ें अब आपको याद आ रही हैं, पहले किधर थे? पहले लिखते, पहले बोलते। सही बात है, लेकिन देखिए मैं फिर यही कहूंगी कि जब आप यही इसी बात का दुख होता है कि जब अभी इस टाइम मैंने आपको कहा है ना कि जितनी चीजें इस टाइम पे आएंगी मार्केट में, वो सब झूठ पे मबनी होंगी और वो सब अपने अपने मुशाहिदे होंगे और अपनी अपनी ख्वाहिशात होंगी। अभी ना कोई फैसला हुआ है, ना अभी कोई फैसला होना है, यानी अभी कुछ कंफर्म नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं छेड़ा जा रहा। हाँ, सिलेक्शन कमेटी का अभी फैसला हो रहा है और उसमें मुतअद्दिद तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, और उसके बाद जो है उसकी आपके जो अभी टेस्ट सीरीज है उसमें भी बड़े बड़े नाम आपको मिसिंग मिलेंगे। हाँ। तो इसलिए अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं है। कप्तानी के हवाले से जी कप्तान चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी 3-4 महीने भूल जाएंगे कुछ होता है। सर कादिर भाई, आप ये देखें, जब अफगानिस्तान से हारा ऑस्ट्रेलिया तो उनके कप्तान मिचेल मार्श ने 3 वर्ड्स कहे सिर्फ कि वी वर आउटप्लेड। हमारे कप्तान जब हारते हैं तो कहते हैं 10-15 रन शॉट, कोई और नया बयान नहीं होता, वही चीजें होती है। हमने मिडिल ऑर्डर में ये कर दिया कि हमारी बॉलिंग नहीं ठीक, हमने वो हम 10-15 रन शॉट थे, हमारी फील्डिंग नहीं ठीक, हमने टीम नहीं खेला, हमने मिडिल ऑर्डर में ये नहीं किया, हमारा फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। फजूल में किसी पे ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, जो कि होता रहा है, जो कि ड्रेसिंग रूम में भी ब्लेम गेम होती रही है। तुसी इंज नहीं कीता, तुसी इंज नहीं कीता, आप ये कर लेते, मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो, मुझे ना मशवरे दो, मैं खुद समझाया, तो फिर समझाएं तो फिर यही रिजल्ट नुकसानात होते हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि डोर्स शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न। अगर आप हमेशा इस अप्रोच के साथ जाते हैं कि ज़िंदगी आपको हर लम्हा कुछ नया सिखा जाती है, कुछ दे जाती है, तो आई थिंक कि आप बहुत चीज़ों से बहुत किस्म की जो शिकस्त होती हैं उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा ये सोचें कि आई एम द परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ, तो फिर परफेक्शन के ऊपर हमने बड़ी कौमें भी तबाह होती हुई देखी हैं और बड़े बड़े बादशाह भी हमने
ज़मीन में मिले हुए देखे हैं। तो परफेक्शनिस्ट जो है वो सिर्फ एक ही ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हमें सब आ गया है। तो मेरे ख्याल से आजिज़ी रखनी चाहिए आपको। आपने देखा, मैं बार बार हवाला दे रही हूँ कि मैंने जब राशिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि द वे ही एक्सप्रेस्ड, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ एट दैट टाइम, कि वो उनमें अंदर आजी इनकसारी नज़र आ रही थी और एक खुशी की इंतहा नज़र आ रही थी। नज़र आ रहा था कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत जो है वो यहाँ तक लेकर आई है कि उन्होंने इतनी बड़ी टीम को हराया। वरना वो ये भी कह सकते थे कि हाँ जी हमने अच्छा काम किया, हमने अच्छी क्रिकेट खेली, हमने अच्छा किया, आगे भी हम ये करेंगे। मतलब एक नज़र आ रहा था कि एक प्लान जो बनाया उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर एक टाइम इन्वेस्ट किया। और हमारे यहाँ पर ये होता है कि अगर हम लोग आयरलैंड से जीते हैं और बमुश्किल जीते हैं मैच, तो हम उसको भी ऐसे शो कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं हमने कौन सा कोई किला फतह कर लिया। तो अफसोस की बात ये है कि डिफरेंस नज़र आता है आपकी कैप्टेंसी से। अभी रिसेंटली जब बात हो रही थी अफ़गानिस्तान में भी बेशतर कप्तान बदले गए हैं, तो मेरा उस पर ये मेरी टेक थी कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए बदले गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर कप्तान बदले गए हैं तो उसमें हमें कोई बड़ी तब्दीली, कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उसमें कहते हैं कि हम सेमीफाइनल फाइनल तक भी तो गए हैं ना, हम यहाँ तक भी चले जाएंगे। देखें सूरत हाल बदलती रहती है, यहाँ पर कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। आपको हमेशा डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपको क्रिकेट में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही शॉट्स के साथ जाएंगे और आपको लगेगा कि आप मैच अप जीत जाएंगे, और लोग समझ जाते हैं इन चीज़ों को। खैर कादिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी जितनी भी ख़बरें थी कुछ पे आपने भी पर्दा रखा हुआ है, वो पर्दा हम लोग कर्टन रेजर की शक्ल में आपके सामने फिर वापस आएंगे। कादिर के पास डेफिनेटली इस वक्त बहुत सारी बातें हैं जो वो अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं, लेकिन हम आपके साथ जारी करेंगे ज़रूर सही वक्त में। इसके बाद बांग्लादेश सीरीज़ स्टार्ट होनी है, टूर्नामेंट तकरीबन अपने इख्तिताम को है, और आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच है वो बहुत अहम होने वाला है। इसके बाद सारी तैयारी जो है वो मैच की तरफ ही है। उमर और मैं आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे टॉस के बाद। हम आपको कुछ देर के लिए ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ कादिर ख्वाजा और हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब के साथ हम आपको 9:30 PM हम आपको ज्वाइन करेंगे। फॉर एन आवर हमें ज्वाइन कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर करें, बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।